नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स एक्ट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे वैल्यू को डिटरमाइन करना है फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग कस्टम ड्यूटी। हमने जब लेवी वगैरह चैप्टर पढ़ा था तो वहां हम बात कर रहे थे कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी, ये सब किसके ऊपर लगने वाली थी? जो असेसेबल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूएशन अंडर कस्टम चैप्टर में। तो चलिए, आज के चैप्टर का पर्पस वही है, हम वैल्यूएशन करने वाले हैं, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। सर क्यों करते हैं असेसेबल वैल्यू? देखो, दो टाइप की ड्यूटीज होती हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अगर आप 1 टन माल इंपोर्ट करोगे तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का ड्यूटी लगेगा, सो वो हो गया स्पेसिफिक ड्यूटी। रेट चेंज होने की वजह से ड्यूटी चेंज नहीं होगी, आपका 1 टन माल आया तो आपको 10,000 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन एक होती है एड वैलोरम ड्यूटी, इसको क्या बोलते हैं बॉस? रेट ऑफ ड्यूटी होती है कि अगर आपका 1 लाख रुपए का माल आया और 10% रेट ऑफ ड्यूटी है तो कितना ड्यूटी पे करना पड़ेगा? 10,000 रुपीज। और अगर 1 लाख की जगह 10 लाख का माल आया तो कितना ड्यूटी देना पड़ेगा? 10%, 1 लाख रुपीज। तो प्राइस चेंज होने से, असेसेबल वैल्यू चेंज होने से आपका ड्यूटी चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। तो देखो, ड्यूटी हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ड्यूटी हम कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, चलिए बात करते हैं। ड्यूटी इक्वल्स टू आपका असेसेबल वैल्यू, असेसेबल वैल्यू, ठीक है, आपका वैल्यू कितना है उसके ऊपर आप लगाते हो रेट ऑफ ड्यूटी, कितने रेट से आपको ड्यूटी पे करना है, और आप उसको इंटू करते हो एक्सचेंज रेट से। अगर फॉरेन करेंसी में है तो एक्सचेंज रेट से अगर आप इंटू कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कस्टम ड्यूटी आपको कितनी पे करनी है। तो देखो, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिटरमाइन करेंगे कि असेसेबल वैल्यू क्या लेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी क्या लेंगे, एक्सचेंज रेट क्या लेंगे, सारी बात करेंगे। पर यहां का मेन टॉपिक जो होगा वो होगा असेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, इंपोर्ट के केस में भी और एक्सपोर्ट के केस में भी। ठीक है, यह बात शुरू करने से पहले कि वैल्यूएशन कैसे करना है, कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे जो इंटरनेशनल कॉमर्स में यूज होती हैं। इंटरनेशनल कॉमर्स, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आ रही है तो इंटरनेशनल धंधे की बात आ रही है, तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज होते हैं जो आपके काम में आएंगे वैल्यूएशन करते टाइम। तो उनको समझ लेते हैं कैसे काम होता है। देखो, जब आप इंपोर्ट करोगे तो कैसे करोगे? फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर होगा आउट ऑफ इंडिया में, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर होगा, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक है, वहां से अपने को इंडिया में माल इंपोर्ट करना है तो कैसे आएगा? मान लीजिए फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में, पर्थ शहर में, ठीक है। अब मान लीजिए जो पोर्ट है वो मेलबर्न में है, तो पर्थ से माल कहां जाएगा? मेलबर्न जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से माल निकला, अगर वहीं पे माल को खरीद लिया जाए तो उसका प्राइस क्या होगा? उसे बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। उसके अंदर क्या होता है? वो अपनी कॉस्ट रिकवर करता है और अपना प्रॉफिट ऐड करता है और माल को बेच देता है। तो इसका मतलब अगर एक्सपोर्टर की फैक्ट्री के बाहर का प्राइस देखा जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्स फैक्ट्री प्राइस, जिसके अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब देखो, अब वहां से माल निकलेगा पर्थ शहर से, कहां पे? मेलबर्न के लिए, जहां पे पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट है। तो उसको ले जाने के लिए मेलबर्न क्या खर्चा करना पड़ेगा? लोकल फ्रेट इनकर करना पड़ेगा, लोकल बीच में कोई टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ सकते हैं, कोई भी खर्चा पे करना पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया में जो भी खर्चा हुआ है पर्थ से मेलबर्न को ले जाने में। तो वो अगर एक्स फैक्ट्री प्राइस में ऐड कर दिया जाए लोकल फ्रेट और टैक्सेस को, तो माल कहां पहुंच गया? मेलबर्न पहुंच गया। अब मेलबर्न से, मेलबर्न के पोर्ट पे एक शिप खड़ी होगी या मेलबर्न के एयरपोर्ट पे एक एयरक्राफ्ट खड़ा होगा, माल को उस एयरक्राफ्ट या उस शिप के अंदर चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाने के लिए क्या खर्चा करना पड़ेगा? एक तो लोडिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और क्या करना पड़ेगा? आपको अगर एक्सपोर्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया वाले एक्सपोर्टर को अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। वो सारा इंक्लूड होने के बाद आपका माल कहां पे जाएगा? उस शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर आ जाएगा, शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर आ जाएगा। तो यहां तक का जो खर्चा है, यहां तक का जो वैल्यू है, उसे बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, उसे बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। मतलब शिप और एयरक्राफ्ट में चढ़ने तक का खर्चा जो है उसे बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। अब वहां पे शिप पे चढ़ गया, एयरक्राफ्ट पे चढ़ गया, उसको इंडिया लाया जाएगा, इंडिया लाया जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, फ्रेट पे करना पड़ेगा। तो जब वो इंडिया में आएगा, एफओबी वैल्यू जब शिप में चढ़ गया और उसके बाद इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा हुआ तो उसे बोलेंगे सीआईएफ,
उसे बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, CIF। मतलब पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, जो इंडिया का पोर्ट है, मान लीजिए मुंबई माल आना है तो मुंबई के पोर्ट तक लाने का जो पूरा वैल्यू है उसे बोलते हैं CIF वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है, एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है वहां का कॉस्ट और उसका अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है। अब वहां फैक्ट्री से माल को लाया गया पोर्ट तक, उसके लिए खर्च हुआ लोकल फ्रेट और लोकल टैक्सेस इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर। वहां से उसे शिप में चढ़ाया गया या फिर एयरक्राफ्ट में चढ़ाया गया, उसके लिए लोडिंग चार्जेस और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ा इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर। तो ये दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू आ जाएगा, FOB वैल्यू आ जाएगा। कुल मिलाके उस कंट्री के अगर सारे खर्चे ऐड कर लिए जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FOB वैल्यू आ जाएगा। फिर उस कंट्री से इंडिया तक लाने का खर्चा, फ्रेट और इंश्योरेंस को भी ऐड कर लिया जाए कि पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का जो इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा है अगर उसे भी ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, CIF वैल्यू आ जाएगी, CIF वैल्यू आ जाएगी। तो ये टेक्निकल टर्म्स है बॉस। अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो एक्सपोर्टर कौन है, आउट ऑफ इंडिया वाला। अब उसकी वहां पे शिप खड़ी है आउट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में, या एयरक्राफ्ट खड़ा है, वहां पे माल चढ़ा दिया, वहां तक का वैल्यू क्या हुआ, FOB वैल्यू। और मैं इंपोर्टर हूं, मेरे यहां पोर्ट तक पहुंचने का खर्चा क्या होगा, CIF वैल्यू होगा। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन पे। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, अल्टीमेटली कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए हमें 3 फैक्टर काम में आएंगे। कौन कौन से, सबसे पहले असेसेबल वैल्यू की वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर लगाना पड़ेगा हमें रेट ऑफ ड्यूटी कि कितनी रेट से हमें ड्यूटी पे करना है। उसके अलावा हमारा काम में आएगा एक्सचेंज रेट, क्योंकि अगर फॉरेन करेंसी में हुआ तो उसे हमें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सचेंज रेट काम में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सचेंज रेट की। सर एक्सचेंज रेट कौन सी यूज करनी है? अगर एक्सचेंज रेट की बात की जाए तो आपको क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप की एक्सचेंज रेट दी हो सकती है और प्रैक्टिकली भी अलग अलग टाइप की एक्सचेंज रेट होती हैं। जैसे RBI अपनी एक्सचेंज रेट इशू करता है, सारे बैंक अपनी अपनी एक्सचेंज रेट इशू करते हैं, इंटर बैंक एक्सचेंज रेट भी होती है। उसके अलावा हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, वो भी हमारी क्या करता है, रेट इशू करता है, एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब बताओ कौन सी रेट यूज की जाए? तो बात यहां पे बोल दी गई कि हमारा माई बात कौन है, इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो आप रेट भी किसकी यूज करोगे, जो CBIC ने नोटिफाई की हुई है। क्वेश्चन में बाकी कोई भी रेट दी हो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। सिर्फ आपको कौन सी रेट यूज करनी है, CBIC के द्वारा दी गई रेट यूज करनी है। अब सर एक्सचेंज रेट तो रोज चेंज होती रहती है, किस दिन की एक्सचेंज रेट यूज करनी है? तो ध्यान रख लेना, अगर आपने इंपोर्ट किया है, अगर आपने इंपोर्ट किया है तो आपको जिस दिन आपने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, वो चाहे आपने वेयरहाउसिंग के लिए फाइल की हो, चाहे आपने होम कंजम्पशन के लिए फाइल की हो, आपने जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी उस दिन जो भी एक्सचेंज रेट थी CBIC के द्वारा नोटिफाइड, वही रेट आपको क्या करनी है, यूज करनी है। अगर आप बात कर रहे हो एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया है, जिस प्रकार से इंपोर्ट के केस में आप क्या करते हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, उसी प्रकार से एक्सपोर्ट के केस में आपको शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना होता है। तो जैसे ही आप शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते हो जिस दिन, उस दिन CBIC ने जो भी एक्सचेंज रेट नोटिफाई की हुई है वो रेट आपको लेनी है एक्सपोर्ट के केस में। ये बात समझ में आ गई कि एक्सचेंज रेट क्या यूज करनी है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? इंपोर्ट के केस में फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री चाहे वेयरहाउसिंग के लिए हो चाहे होम कंजम्पशन के लिए हो, और एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन आपने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर की। एक फैक्टर हमने डिटरमाइन कर लिया कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ ड्यूटी की। आखिरकार रेट ऑफ ड्यूटी कैसे डिटरमाइन करते हैं? सर ये तो हमने डिस्कस कर लिया। कब किया? हमने बात किया था कि सर रेट ऑफ ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट में डिफाइन है। कस्टम टैरिफ एक्ट में डिफाइन है कि कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी। सर आपने बताया था एक लिस्ट होता है, गुड्स के सामने उनका रेट लिखा होता है, एक स्टैंडर्ड रेट लिखा होता है, एक प्रेफरेंशियल रेट लिखा होता है।
सर आपने एक बताया था कस्टम टैरिफ एक्ट होता है, उसमें होता है फर्स्ट शेड्यूल बताता है इंपोर्ट के लिए और सेकंड शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट बताता है एक्सपोर्ट के केस में ड्यूटी कितना लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि हो सकता है किसी दिन रेट कुछ और हो और उसके बाद चेंज हो गई हो। मान लीजिए 1 अक्टूबर तक रेट थी 20% और 1 अक्टूबर के बाद जो रेट हो गई 30% हो गई। मेरा माल डिस्पैच हो गया तो 1 अक्टूबर से पहले, लेकिन पहुंचा कब? 1 अक्टूबर के बाद। तो सर कौन सी रेट लगाऊं? तो ऐसे केस में मुझे देखना है कि किस दिन की रेट मुझे लगानी है। लगानी कस्टम टैरिफ एक्ट वाली है, पर किस दिन की मुझे रेट ऑफ ड्यूटी यूज करना है वो मुझे यहां पे डिटरमाइन करना है। तो यहां पे रेलेवेंट डेट क्या होगी, किस दिन का मुझे रेट ऑफ ड्यूटी लेना है, वो हम यहां पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट की। तो देखो इंपोर्ट के केस में इंपोर्टर के पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो गुड्स जैसे ही इंडिया में आया आप उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा के ले जाओ। होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा के लेके जाना मतलब कस्टम वालों से छुड़वा के आप लेके चले जाओ गुड्स। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको अगर इमीडिएटली गुड्स की जरूरत नहीं है तो आप क्या करो, पहले वेयर हाउस में रखवा लो, फिर बाद में जब आपको लगे तो आप वेयर हाउस से क्लियर करवा के लेके चले जाना फॉर होम कंजम्पशन। तो दोनों केसेस में अलग अलग तरीके से डिटरमाइन होगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर डायरेक्टली गुड्स को क्लियर करवा लिया गया फॉर होम कंजम्पशन, अगर आपने गुड्स को डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा लिया तो ऐसे केस में किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लोगे? तो यहां पे 2 फैक्टर आपको कंसीडर करने। सबसे पहले किस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया फॉर होम कंजम्पशन। ध्यान रखना यहां पे सिर्फ होम कंजम्पशन वाली जो बिल ऑफ एंट्री है उसी को देखा जाएगा। तो फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन पहला पॉइंट, पहली डेट। दूसरा डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड इन केस ऑफ वेसल। देखो वेसल के केस में ही क्या होता है, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड होता है, क्योंकि वेसल के केस में ही प्रॉपर ऑफिसर एंट्री इनवर्ड ग्रांट करता है, मतलब उस वेसल को परमिट करता है कि आप इंडिया में आ सकते हो। अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल, उसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट या व्हीकल के थ्रू माल आ रहा है तो उसका कब अराइवल हुआ इंडिया में, वो डेट विच एवर इज लेटर क्या होगी, आपका रिलेवेंट डेट होगी फॉर रेट ऑफ ड्यूटी। मान लीजिए आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी 1 अक्टूबर को, ठीक है, लेकिन आपका एयरक्राफ्ट अराइव हुआ है 10 अक्टूबर को, तो बॉस आपको रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लेनी है, 10 अक्टूबर की लेनी है। मान लीजिए आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी 5 अक्टूबर को और आपने जो एंट्री इनवर्ड ग्रांट हो गया शिप को वो हो गया 25 सितंबर को, तो बॉस किस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लोगे, 5 अक्टूबर, क्योंकि लेटर कौन सा है, 5 अक्टूबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर ऐसा क्यों करते हैं, लॉजिक क्या है? देखो बॉस, जब तक आपका माल इंडिया में आ नहीं जाता, भले ही आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर लो, क्या आप माल को इंडिया के अंदर ले जा पाओगे? अरे भाई माल आया ही नहीं है। अगर आपका माल आ भी जाता है, अगर आप बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करोगे फॉर होम कंजम्पशन, क्या तब तक माल को इंडिया के अंदर ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। तो हमने बोला जब ये दोनों इवेंट हो जाएंगे उसी के बाद हम माल को ले जा पाएंगे, तो विच एवर इज लेटर इवेंट होगा तभी हम रेट ऑफ ड्यूटी लगाएंगे और उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, विच एवर इज लेटर। अगर मान लीजिए आपने पहले गुड्स क्लियर करवा लिया फॉर वेयर हाउसिंग, आपने गुड्स को ले जाके वेयर हाउस में रख दिया, इसका मतलब गुड्स तो इंडिया के अंदर आ चुका है, तो अराइवल देखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, वेयर हाउस में पड़ा है कस्टम के। तो अब क्या करना है, अब उसे सिर्फ छुड़वा के लेके जाना है। तो इस केस में आप डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज वाइल्ड को कंसीडर करोगे। जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया, उस दिन का जो भी रेट ऑफ ड्यूटी होगा वो आप यूज कर सकते हो, अगर आप गुड्स को पहले वेयर हाउस में रख चुके हो। इसके अलावा अगर कोई भी रेजिडुअल केस है तो ऐसे केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी के दिन का क्या मान लिया जाएगा, रेट ऑफ ड्यूटी ले लिया जाएगा। ध्यान रखना, फाइनल अराइवल इन इंडिया कंसिडर किया जाएगा। जो मैंने यहां पे अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल की बात करी ना, तो यहां पे ये बात ध्यान रखना कि फाइनल अराइवल कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट मुंबई आ रहा था, मौसम खराब होने की वजह से, मान लीजिए 15 अक्टूबर को मुंबई आ गया था, ऊपर घूमता रहा एयरक्राफ्ट, पर मौसम खराब होने की वजह से उसे लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली, वो वापस चला गया। वापस कब आया, 20 अक्टूबर को।
तो जब वो फाइनली इंडिया में अराइव हुआ है ना 20 अक्टूबर, उस दिन को ही क्या माना जाएगा, अराइवल इन इंडिया माना जाएगा रेट ऑफ ड्यूटी कंसीडर करने के लिए। तो फाइनल अराइवल इन इंडिया शैल बी टेकन एज द डेट ऑफ अराइवल फॉर द अबव पर्पसेस। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट का बात। तो अगर डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाया तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ अराइवल ऑफ व्हीकल और एयरक्राफ्ट। वेसल के केस में डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड कंसीडर करते हैं, व्हिचएवर इज लेटर। वेयर हाउसिंग के लिए पहले करवा लिया तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के केस में कैसे डेट ऑफ ड्यूटी कंसीडर होगी, यहां पे सिंपल सा लॉजिक है कि भैया जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास हुआ है, प्रॉपर ऑफिसर ने जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास कर दिया, मतलब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर परमिटिंग एक्सपोर्ट। आप शिपिंग बिल आके फाइल करते हो, प्रॉपर ऑफिसर उसे चेक करता है और एक ऑर्डर पास करता है कि भैया आप अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वो जो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास किया गया, जिस दिन वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास किया गया है, उस दिन का जो रेट ऑफ ड्यूटी है वही कंसीडर किया जाएगा यहां पे लगाने के लिए। अगर मान लीजिए लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट नहीं है अदर केसेस में, तो ऐसे केस में आपको डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी के दिन का जो रिलेवेंट डेट है वो आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने सेकंड फैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया, रेट ऑफ ड्यूटी। ये आपके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में काम आ सकता है कस्टम के, कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करें, रेलेवेंट डेट कैसे डिटरमाइन करें फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी, ताकि आप सही रेट ऑफ ड्यूटी आप अप्लाई कर सको। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है असेसेबल वैल्यू, कि बॉस कितनी वैल्यू के ऊपर ड्यूटी लगेगा, वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें। तो उसके लिए आ जाते हैं हम असेसेबल वैल्यू डिटरमाइन करने की बात पे। उसके लिए सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट बताता है कि कैसे आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे। जैसे जीएसटी में था ना, बिल्कुल वैसा ही है। जीएसटी में हमने क्या पढ़ा था कि बॉस असेसेबल वैल्यू क्या होगा, ट्रांजैक्शन प्राइस होगा, जितने में ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई है, कि एक सेलर और एक बायर, इन दोनों के बीच में एक्चुअल में जितने प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुई है वही क्या होगा, असेसेबल वैल्यू होगा। लेकिन उसके दो कंडीशन थे कि सेलर और बायर आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। उसी प्रकार कस्टम में भी है कि अगर सेलर एंड बायर आर नॉट रिलेटेड, अगर वो रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब उनके आपस में मिली भगत नहीं है। दूसरी बात, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। जो प्राइस पे किया गया है गुड्स के बदले में, वही एक कंसीडरेशन है, उसके अलावा कोई कंसीडरेशन नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरे हो जाते हैं, इसका मतलब जितने में ट्रांजैक्शन हुआ है एक्चुअल में सेलर और बायर के बीच में, वही क्या है, असेसेबल वैल्यू मान लिया जाएगा। उसी के ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो असेसेबल वैल्यू शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स। ध्यान रखना कहां पे, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इन केस ऑफ इंपोर्ट, एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। कहने का मतलब क्या है, जब माल मैं इंपोर्ट करूंगा तो कहां पे आएगा माल, इंडिया में आएगा। तो मेरा प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्या है, इंडिया का वो पोर्ट और एयरपोर्ट। वहां तक लाने तक की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, असेसेबल वैल्यू, जिसे बोलते हैं सीआईएफ वैल्यू। तो जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो वहां पे असेसेबल वैल्यू क्या लूंगा, सीआईएफ प्राइस लूंगा। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन क्या होगा, मैं कहां से एक्सपोर्ट करूंगा, इंडिया के किसी पोर्ट या एयरपोर्ट से, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। और वहां तक की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो इंडिया के पोर्ट तक की वैल्यू क्या होगी, फ्री ऑन बोर्ड। तो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू यहां पे कंसीडर की जाएगी एक्सपोर्ट के केस में, ध्यान रखना। अब हमने क्या बोला, चलो सीआईएफ और एफओबी को भूल जाते हैं, अभी हम बात करते हैं कि असेसेबल वैल्यू क्या होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो सर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने नॉर्मल भाषा में समझाया कि सेलर और बायर के बीच में एक्चुअल में जितने प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रही है वही क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल। मैंने मान लीजिए किसी से 1000 टन गेहूं खरीदा और मैंने उसे बोला कि मैं 50 रुपीज पर टन, सॉरी 500 रुपीज पर टन के रेट से आपको गेहूं का प्राइस दूंगा। तो मेरा कितना हुआ, 5 लाख रुपीज। तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। इसी को क्या मान लिया जाएगा, असेसेबल वैल्यू मान लिया जाएगा, जितने में एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हो रही है। भले मैं 5 लाख आज पे कर दूं, चाहे मैं बाद में पे करूं, पेड और पेबल।
लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस है। ध्यान रखना, इसके लिए दो कंडीशन है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, सेलर एंड बायर आर नॉट रिलेटेड। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन प्राइस पे ही हम कुछ स्पेशल बात कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस पे ही मैं कुछ स्पेशल बात कर लेता हूं। मान लीजिए मेरा और आउट ऑफ इंडिया वाले एक्सपोर्टर का डील हो गया कि भैया एक मैट्रिक टन का वैल्यू होगा मान लीजिए 1000 रुपीज, ठीक है। मार्केट में प्राइस क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस तो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, अब प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो गया, बढ़ गया, वो चला गया मान लीजिए 3000 रुपीज। अब भैया मेरा तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, तो मैंने तो उससे कितने में खरीदा, 1000 रुपीज में खरीदा, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कितना है 3000 रुपीज। इसका मतलब मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है 1000 रुपीज, जितने में एक्चुअल प्राइस पे हुआ है या पेबल है, बात खत्म। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा सेलर और बायर का आपस में कितने में ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे मतलब है। अगर मान लीजिए प्राइस 500 हो जाता तो भी मैं 1000 रुपीज चार्ज कर रहा हूं, तो भी 1000 रुपीज मेरा क्या होता, ट्रांजैक्शन वैल्यू होता। हाँ मान लो मार्केट में 3000 रुपए हो गया, मार्केट में 3000 रुपीज हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे सेलर के साथ क्या किया, नेगोशिएट किया, तो उसने बोला ठीक है बॉस मैं 1000 में तो नहीं दूंगा, तुम्हें मैं 2000 रुपीज पर टन में दे देता हूं, 2000 रुपीज पर टन में। अब भले ही इंटरनेशनल मार्केट में 3000 रुपए का रेट है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भले ही 1000 रुपीज में हुआ है, बट एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल क्या है, दैट इज 2000 रुपीज। तो मेरा डील क्या हुआ है 2000 रुपीज में, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। इवन इफ देयर इज प्राइस राइज इन इंटरनेशनल मार्केट बिटवीन पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड एक्चुअल इंपोर्टेशन, एक्चुअल प्राइस पेड शैल बी टेकन एज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ध्यान रखना, प्राइस जो रिवाइज होना चाहिए वो कब तक हो जाना चाहिए, जब तक माल यहां पे पहुंच नहीं जाता इंपोर्ट प्लेस पे। मतलब एक बार माल इंडिया के पोर्ट और एयरपोर्ट पे पहुंच गया, उसके बाद अगर प्राइस रिवाइज होगा तो उससे हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम ओरिजिनल प्राइस को ही कंसीडर करेंगे। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 1 अक्टूबर को माल डिस्पैच हुआ, ठीक है, और इंडिया में पहुंच गया 15 अक्टूबर को। पहले हमारा प्राइस था 5000 रुपीज पर टन, 5000 रुपीज पर टन। अब 15 अक्टूबर को माल जब इंडिया में पहुंचा, उससे पहले ही 10 अक्टूबर को मैंने मेरे सेलर के साथ नेगोशिएट करके प्राइस को कम कर लिया, 3000 रुपीज पर टन पे लेके आ गया। तो इसका मतलब अभी तक माल इंडिया में नहीं पहुंचा, उससे पहले ही प्राइस क्या हो गए, रिवाइज हो गए। तो इसका मतलब वो रिवाइज्ड प्राइस में क्या करूंगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू मानूंगा। अगर बिफोर अराइविंग एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, जब वो ट्रांजिट में है माल, तभी प्राइस रिवाइज हो गया, तो ऐसे केस में रिवाइज प्राइस क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब मान लीजिए 15 अक्टूबर को माल इंडिया में पहुंच गया, उसके बाद मेरा प्राइस रिवाइज हुआ, 5000 रुपीज को मैंने क्या कर दिया, 3000 रुपीज कर दिया। तो एक बार जब माल इंडिया में पहुंचा तब प्राइस कितना था, 5000 रुपीज, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू भी क्या लिया जाएगा, 5000 रुपीज। बाद में भले ही आप कम करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर प्राइस आर रिवाइज्ड आफ्टर अराइविंग एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ओरिजिनल प्राइस इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, रिवाइज प्राइस को नहीं लिया जाएगा। एक बात समझना, जो हम यहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, जैसे जीएसटी में हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर करके उसके अंदर कुछ एडिशंस किए थे, कुछ डिडक्शंस किए थे, मतलब कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े थे, उसी प्रकार यहां पे भी जो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू यहां पे ले रहे हैं एज एसेसेबल वैल्यू, उसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने को एज पर रूल 10, वो हम आगे जाके रूल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए रूल्स पढ़ लेते हैं अब अपन। इंपोर्ट के केस में वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसके लिए यहां पे क्या दिया हुआ है, कस्टम वैल्यूएशन रूल, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूल 3 की। रूल 3 की जो बताता है कि कैसे वैल्यूएशन करना है, डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। चलिए रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3 क्या बोलता है कि देखो, बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पर्सन। हमने ऊपर बात किया, वैसी ही बात करता है, उसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन में बात करेंगे। जो सेक्शन 14 ने बात करी, उसी बात को हम थोड़ा डिटेल में यहां पे समझेंगे। रूल 3 के अंदर क्या है कि बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, मतलब वो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। दूसरा, अगर बायर एंड सेलर आर रिलेटेड बट रिलेशन डज नॉट इंपैक्ट द प्राइस, वो दोनों रिलेटेड तो हैं, लेकिन उनके रिलेशन की वजह से कोई प्राइस पे इफेक्ट नहीं आ रहा है।
कि या तो बायर एंड सेलर रिलेटेड ही नहीं है, और अगर रिलेटेड भी है तो प्राइस पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस को ही क्या ले सकते हैं, असेसेबल वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि जिस वैल्यू के ऊपर वो दोनों आपस में डील कर रहे हैं वो रियल प्राइस है, क्योंकि उन दोनों की आपस में मिली भगत नहीं है, और मिली भगत है भी तो वो प्राइस को इंपैक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब वो रियल प्राइस दिखा रहा है और उसके ऊपर ड्यूटी पे करना चाहता है, तो यस, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही क्या ले लिया जाएगा, असेसेबल वैल्यू ले लिया जाएगा। देखो रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, गवर्नमेंट को लगता है कि कोई अगर बंदा इंपोर्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और ड्यूटी पे करना पड़ेगा तो अगर वैल्यू कम होगी तो ड्यूटी भी कम पे करना पड़ेगा। तो रिस्क है कि जो इंपोर्टर है वो वैल्यू को कम दिखाना चाहेगा, और गवर्नमेंट चाहेगी कि वैल्यू ज्यादा हो ताकि ड्यूटी ज्यादा आए। तो ऐसे केस में अगर वो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होंगे तो वो आपस में मिली भगत करके प्राइस को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर रिलेटेड भी है और वो प्राइस को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जितने पे उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है उसी को क्या ले लिया जाएगा, असेसेबल वैल्यू ले लिया जाएगा। अब रिलेटेड पर्सन कौन होता है, रिलेटेड पर्सन कौन होता है उसको भी समझ लो। जीएसटी की डेफिनेशन के जैसी ही डेफिनेशन है, थोड़े बहुत चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूं। तो रिलेटेड पर्सन मींस सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर और डायरेक्टर्स हैं। सच पर्सन आर रिकॉग्नाइज पार्टनर, एक दूसरे के रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म में दोनों काम करते हैं। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन होते हैं। सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन और कंट्रोल दी अदर एटलीस्ट 51%, एक बंदा दूसरे बंदे को कंट्रोल करता है या ऑन करता है जिसके लिए कम से कम 51% शेयर उसको होल्ड करने चाहिए। उसके अलावा थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, मतलब एक बंदा किन्हीं दो व्यक्ति को अगर कंट्रोल करता है तो जिन दो व्यक्तियों को वो कंट्रोल करता है वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। अगर कोई दो व्यक्ति कंट्रोल्स द थर्ड पर्सन, अगर ये दो व्यक्ति अगर कंट्रोल करते हैं थर्ड पर्सन को, तो इसका मतलब जो दो लोग व्यक्ति थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, वो आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड पर्सन कंट्रोल और ऑन होल्ड 5% और मोर इन बोथ ऑफ देम, अगर एक व्यक्ति किन्हीं दो व्यक्तियों में 5% और मोर होल्ड करता है, मतलब कोई दो व्यक्ति में इसमें भी 5% और इसमें भी 5%, अगर ए ने एक्स में भी 5% होल्ड करता है, वाई में भी 5% होल्ड करता है, तो एक्स और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। सोल एजेंट इकलौता एजेंट है, इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर है। मान लो हुंडई ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रखा है, तो वो भी उसका क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। मेंबर ऑफ द सेम फैमिली भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। तो ये होते हैं रिलेटेड पर्सन। अगर इनमें से किसी में भी फॉल करता है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है। अगर बायर एंड सेलर इज नॉट रिलेटेड, और अगर रिलेटेड भी हैं तो प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में असेसेबल वैल्यू क्या होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें रूल 10 के एडजस्टमेंट करने के बाद। उसके अलावा अगर मान लीजिए बायर के ऊपर सेलर ने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, देखो हमने एक बात और रखी थी, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर मान लो आउट ऑफ इंडिया वाला सेलर अगर इंडिया वाले बायर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, तो भैया बायर जो इंडिया वाला है वो क्या पूरा प्राइस पे करेगा, वो तो कम प्राइस पे करेगा। इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कम दिखेगा। तो अगर आउट ऑफ इंडिया वाले सेलर ने इंडिया वाले सेलर बायर के ऊपर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो वो गलत बात हो जाएगी। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, नो रेस्ट्रिक्शन इज इंपोज्ड ऑन बायर रिगार्डिंग यूज ऑफ गुड्स, सेलर ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, तो इसका मतलब बायर क्या करेगा, रियल प्राइस पे करेगा। उसके अलावा अगर रेस्ट्रिक्शन लगाई भी गई है रिगार्डिंग यूज ऑफ गुड्स, तो वो किसके द्वारा लगाई गई है, इंडियन लॉ के द्वारा लगाई गई है, मतलब सेलर का कोई लेना देना नहीं है। यहां पे इंडियन लॉ बोलता है कि भैया आप तंबाकू 18 वाले जो नीचे बच्चे हैं उनको नहीं दे सकते,
तो ये इंडियन लॉ की रेस्ट्रिक्शन है, सेलर ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। या रेस्ट्रिक्शन ओनली लिमिट द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ सच गुड, या सेलर ने बोला कि भैया आप इंडिया में माल बेचो, इंडिया के बाहर नहीं बेच सकते। तो सिर्फ जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन है कि भैया इस एरिया में बेच सकते हो, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ऐसी रेस्ट्रिक्शन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू माना जाएगा और उसमें रूल 10 की एडजस्टमेंट करके लिया जाएगा। तो कौन से 4 केसेस? बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, इवन रिलेटेड, प्राइस इज नॉट इंपैक्टेड। रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया गया है बायर के ऊपर, अगर किया भी गया है तो इंडियन लॉ के द्वारा यह जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन है। तो ऐसे केस में असेसेबल वैल्यू विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसके अंदर रूल 10 का एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई केस है, मान लो बायर एंड सेलर आर रिलेटेड और उनके रिलेशन से प्राइस भी इंपैक्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू नहीं ले सकते, आपको जाना पड़ेगा रूल 4 टू रूल 9 के पास। वो पढ़ेंगे रूल 4 टू 9 क्या बोलता है, लेकिन आपको किसके पास जाना पड़ेगा? रूल 4 टू रूल 9 के पास। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो रूल 3 में हमने ये तो डिस्कस किया ही है कि जनरल केसेस में हमें क्या लेना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू लेना है और उसके अंदर रूल 10 के एडजस्टमेंट करने हैं। तो सबसे पहले अपन रूल के 10 के ही एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रूल 4 टू 9 तो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में लगेगा, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में लगेगा, पर मेन क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू और उसके अंदर रूल 10 के एडजस्टमेंट। तो हम पहले रूल 10 को डिस्कस करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट दी गई है जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपको करनी है। क्या क्या एडजस्टमेंट है, चलिए समझते हैं। रूल 10 को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। रूल 10 सब रूल 1 जो बताता है ऑप्शनल एडिशन, अगर आपको कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी गई है तभी आपको उसके वैल्यू में एडजस्टमेंट करनी है। मतलब हो सकता है वहां पे कोई एडजस्टमेंट ना हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन में आपको वो एडजस्टमेंट दी हुई है तभी आपको एडजस्टमेंट करनी है, ऐसा बोलता है रूल 10 सब रूल 1। और सब रूल 2 की जब हम बात करेंगे तो वो बोलता है कि भले क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, आपको कंपल्सरीली एडजस्टमेट करनी ही करनी है, उसे बोलते हैं कंपल्सरी एडजस्टमेंट। वो हम बात करेंगे क्या होता है। देखो समझो, मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल के लिए। अब मान लो मैंने इंपोर्ट किया माल, मैंने इंपोर्ट करने के लिए एक एजेंट के थ्रू माल इंपोर्ट किया है, तो भैया उस एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है, तो बिल्कुल वो कमीशन आपका क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा एज अ ऑप्शनल एडिशन। मान लो मैं ब्रोकर के थ्रू माल नहीं खरीदता, मैं डायरेक्टली परचेज कर लेता, तो क्या मेरा कमीशन का एक्सपेंस आता? नहीं आता। तो इसका मतलब मुझे उस केस में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इंपोर्ट की, तो मुझे माल तो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में लाना पड़ेगा ना बॉस। माल तो जैसे भी, चाहे कोई भी कैसे भी खरीदूं, मैं ब्रोकर के थ्रू खरीदूं या बिना ब्रोकर के खरीदूं, माल तो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे को फ्रेट और इंश्योरेंस तो खर्च करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं कंपल्सरी एडजस्टमेंट, जो हर ट्रांजैक्शन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ऑप्शनल एडिशंस की, रूल 10 सब रूल 1 की। वो क्या बोलता है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस इफ इनकर्ड बाय बायर, तो आपको इंक्लूड करने हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस देखते हैं। कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग और परचेजिंग कमीशन। देखो किसी भी प्रकार का कमीशन या ब्रोकरेज अगर यहां पे खर्च हुआ है तो आपको इंक्लूड करना ही करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। लेकिन अगर वो बाइंग कमीशन या परचेजिंग कमीशन के नाम से क्वेश्चन में आ रहा है तो उसे इंक्लूड नहीं करना है। बाइंग कमीशन या परचेजिंग कमीशन को इंक्लूड नहीं करना है। एक और बात, कैनलाइजिंग एजेंट वाला आ जाता है कि अगर आपने कमीशन पे किया है टू कैनलाइजिंग एजेंट, तो क्या वो बाइंग कमीशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। कैनलाइजिंग एजेंट को जो कमीशन पे किया गया है उसे बाइंग कमीशन नहीं बोला जा सकता, इसलिए उसे भी इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। देखो बाइंग और परचेजिंग कमीशन को हम इंक्लूड नहीं करते, उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई कमीशन दिया है तो उसे इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर। सर कैनलाइजिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसा बंदा होता है जो फॉरेन से बल्क में माल परचेज कर लेता है और जब रास्ते में आ रहा होता है तो बाकी लोगों को बेच देता है, तो वो कैनलाइजिंग एजेंट होता है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, लेकिन कैनलाइजिंग एजेंट को अगर कमीशन पे किया है तो बिल्कुल इंक्लूड होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स,
जो कंटेनर साथ में आ रहा है, जिनके अंदर माल भर के लाया जा रहा है, मान लीजिए लोहे के डिब्बे हैं, उसके अंदर सामान भर के लाया जा रहा है, और दे आर नॉट रिटर्नेबल, और उन्हें रिटर्न नहीं किया जाएगा, इसका मतलब डब्बे भी क्या हो गए, इंपोर्ट हो गए, तो उसकी वैल्यू को भी यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ पैकिंग, जो माल को पैक करके लाया जा रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ पैकिंग का इनकर हुआ है, तो वो भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा, चाहे मटेरियल हो चाहे लेबर हो, दोनों खर्चों को इंक्लूड किया जाएगा। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड करने हैं अगर इनकर कर दिए बायर ने? एक तो कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग और परचेजिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स इफ नॉट रिटर्नेबल, कॉस्ट ऑफ पैकिंग, मटेरियल हो चाहे लेबर हो, ये सारे हिस्से आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए इंडिया के बायर ने जो इंपोर्ट कर रहा है, अगर उसने आउट ऑफ इंडिया वाले बंदे को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में मटेरियल, कंपोनेंट, टूल, डाइज और पार्ट्स दे दिए जो कि उसने यूज किए हैं इंपोर्टेड गुड्स के अंदर, तो ऐसे केस में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए या फिर रिड्यूस्ड कॉस्ट पे दे दिए तो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर। होगा क्या, मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया वाला जो मैक है वो 5 करोड़ की मशीन बेचता है, 5 करोड़ की मशीन बेचता है। अब 5 करोड़ रुपीस की मशीन पे कितना ड्यूटी पे करना पड़ेगा? मान लो 20% ड्यूटी है तो 1 करोड़ रुपीस का ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया वाला इंपोर्टर मैक को बोलता है कि बॉस तू मुझे मशीन सस्ते में भेज दे यार, मेरी ड्यूटी बच जाएगी। वो बोलेगा भाई मैं सस्ते में क्यों भेजूं? तो इंडिया वाले बंदे ने, एक्स नाम का जो बंदा था, उसने मैक को 2 करोड़ रुपए का मटेरियल भेज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 करोड़ रुपए का मटेरियल भेज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब भाई मैक को अगर 2 करोड़ का फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल गया तो क्या वो मशीन का 5 करोड़ रुपए लगाएगा? वो मशीन का प्राइस क्या कर देगा? 3 करोड़ रुपीस कर देगा। तो देखो अब ड्यूटी कितने पे पे होनी चाहिए थी? 5 करोड़ की मशीन है, 5 करोड़ पे ड्यूटी पे होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसे 2 करोड़ का फ्री का मटेरियल दे दिया तो वो हमें कितने मशीन दे देगा? 3 करोड़ रुपए की। मतलब उसने प्राइस के साथ क्या कर दिया? छेड़छाड़ कर दी। 5 करोड़ का जो प्राइस था, 5 करोड़ का जो प्राइस था, उसको कितने पे ले आया? 3 करोड़ पे ले आया। तो बॉस ऐसा नहीं करने देंगे, हम इस 3 करोड़ को इस 2 करोड़ से बढ़ा देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल हमने भेजा है आउट ऑफ इंडिया वाले को। ठीक है, ये वाला एडजस्टमेंट है। तो अगर कोई मटेरियल, कंपोनेंट, टूल, डाइज, पार्ट्स जो कि इंपोर्टेड गुड्स में यूज होने वाले हैं, अगर बायर ने सेलर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं तो उसकी वैल्यू को भी क्या किया जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर कोई इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिजाइन वर्क, प्लान, स्केचेस, ध्यान रखना इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिजाइन वर्क, प्लान, स्केचेस, अगर ये वाला काम हुआ है आउट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना आउट ऑफ इंडिया, तो उसे इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। एक बात ध्यान रख लेना, अगर ये खर्चा इंडिया में हुआ, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिजाइन, प्लान, स्केचेस वगैरह अगर इंडिया में हुआ तो इंक्लूड नहीं होगा किसी भी हालत पे। अगर आउट ऑफ इंडिया हुआ है तभी इस खर्चे को क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा, तभी इंक्लूड किया जाएगा अगर आउट ऑफ इंडिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से रखना। रॉयल्टी और लाइसेंस फीस पेड बाय बायर एज ए कंडीशन फॉर सेल। देखो अगर आप सेलर को, जो आउट ऑफ इंडिया से आपको माल भेज रहा है, उसको आप कोई रॉयल्टी या फिर लाइसेंस फीस पे करते हो, और वो भी इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि सामने वाले ने बोला अगर तूने मुझे रॉयल्टी और लाइसेंस फीस पे नहीं किया तो मैं तुझे सेल नहीं करूंगा। इसका मतलब ये क्या थी? कंडीशन फॉर सेल थी। लाइसेंस फीस और रॉयल्टी पे करना ही पड़ेगा वरना वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में उस रॉयल्टी और लाइसेंस फीस जो पे की गई है सेलर को, वो भी क्या किया जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान रखना अगर ओनली फॉर कंडीशन फॉर सेल, अगर कंडीशन फॉर सेल नहीं है तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए माल इंडिया में आया जो इंपोर्ट होके, उसको मैंने जब फर्दर सेल किया तो फर्दर सेल से मुझे जो पैसा मिला उसका एक हिस्सा मुझे किसके साथ शेयर करना है? सेलर को। इसका मतलब मैंने जो माल इंपोर्ट किया था उसके लिए पैसा मैं और पे कर रहा हूं, जो भी मैं सेल करूंगा उसके एक हिस्से के रूप में। तो जो भी मैं हिस्सा ट्रांसफर कर रहा हूं सेलर को, उसे भी क्या करना पड़ेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सेल प्रोसीड फ्रॉम सब्सिक्वेंट रीसेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शेयर्ड विद द सेलर। मान लो मैंने 5 करोड़ की मशीन सेलर से मंगवाई, मैंने 5 करोड़ सेलर को पे कर दिए। अब उस मशीन को जब मैं फर्दर रीसेल कर रहा हूं, मान लो 10 करोड़ में, तो उसका मेरे को 20% सेलर को देना है। इसका मतलब
20% 10 करोड़ का कितना हुआ 2 करोड़। अब मुझे 2 करोड़ और ट्रांसफर करना पड़ेगा सेलर को, तो इसका मतलब मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा 5 करोड़ प्लस 2 करोड़ 7 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा एनी अदर पेमेंट मेड बाय बायर टू सेलर, अगर बायर ने सेलर को कोई पेमेंट किया है या फिर बायर ने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है फॉर फुलफिलिंग सेलर्स ऑब्लिगेशन, अगर किसी थर्ड पार्टी को सेलर ने पैसा देना था, आउट ऑफ इंडिया वाले ने पैसा देने था, लेकिन इंपोर्टर ने उसके बिहाफ पे क्या दे दिया, पैसा दे दिया उस थर्ड पार्टी को, या फिर सेलर को ही कोई पैसा दे दिया बायर ने, तो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा अगर वो एज ए कंडीशन फॉर सेल दिया गया है, अगर एज ए कंडीशन फॉर सेल दिया गया है। सामने वाले ने बोला भैया सेल तभी करूंगा अगर तुम मुझे ये पैसा दोगे, तो वो जो पैसा दिया है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा एक बात आपको समझनी है, देखो वैल्यू कहां तक की इंक्लूड होगी, हमने बोला अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब इंडिया के इधर अगर इंडिया के पोर्ट पे माल पहुंच गया उसके बाद का कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने बोला भाई इंडिया में पहुंच गया ना माल, वहां तक का खर्चा हमें लेना है, वो है सीआईएफ प्राइस। इंडिया में पहुंचने के बाद अगर खर्चा हो रहा है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट होने के बाद अगर कोई एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर खर्चा हो रहा है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी की जो कॉस्ट है वो एज अ कंडीशन फॉर सेल है, भाई सेलर ने बोला कि इंडिया के अंदर आने के बाद माल को क्या किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा, तभी मैं सेल करूंगा वरना सेल नहीं करूंगा। तो अब इंस्पेक्शन कब हो रहा है, इंडिया में माल आने के बाद, तो आइडली तो उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एज अ कंडीशन फॉर सेल है, भाई सेलर ने बोला करवाना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में उसे वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। तो पोस्ट इंपोर्टेशन कॉस्ट, इंपोर्ट होने के बाद अगर कोई खर्चा होता है तो नॉर्मली इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन वो अगर एज अ कंडीशन फॉर सेल है तो बिल्कुल उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ये है आपके ऑप्शनल एडिशन, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको करना है एडजस्टमेंट वरना आपको नहीं करना। ये है आपके ऑप्शनल एडिशन, रूल 10(1) बोलता है ये। उसके बाद बात आता है रूल 10(2). रूल 10(2) ये क्या बोलता है कि क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, जो एडजस्टमेंट रूल 10(2) में दिए हुए हैं वो आपको कंपल्सरीली करने ही करने हैं, वो आपको कंपल्सरीली एडजस्टमेंट करना ही करना है। कौन सी बात कर रहा है यहां पे, कौन से एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा है, यहां पे दो चीजों की बात कर रहा है। एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। तो उसका बोलना है कि बॉस ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग या हैंडलिंग का जो खर्चा है, कहां से लेके, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके, कहां से, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का जो भी खर्चा है, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का जो भी खर्चा है, इसको मैं आपको बता दूं समझने के लिए। देखो यहां पे फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर है, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, यहां से माल कहां जाएगा, पोर्ट पे जाएगा, पोर्ट से माल कहां पे जाएगा, शिप पे चढ़ेगा, और शिप से चढ़ने के बाद ये कहां पे आएगा, इंडिया के पोर्ट पे आएगा, इंडिया के एयरपोर्ट वगैरह पे आएगा। तो यहां पे जो खर्चा इनकर हुआ है ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, हैंडलिंग, अनलोडिंग का, यहां पे जो खर्चा इनकर हुआ है ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग का, और यहां पे जो खर्चा इनकर हुआ है ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग का, ये सारा मिला के बात हो रही है, ये ऑलवेज इंक्लूड करना पड़ेगा, ये ऑलवेज इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना इंक्लूड करना है समझते हैं, कितना इंक्लूड करना है। इन्होंने बोला कि अगर आपको क्वेश्चन में ये खर्चा नहीं दिया हुआ, अगर आपको एक क्वेश्चन में खर्चा नहीं दिया हुआ कि कितना वास्तव में खर्चा हुआ है फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से इंडियन पोर्ट तक लाने का, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 20% ऑफ द एफओबी ले लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एफओबी कैलकुलेट करना है। एफओबी कैलकुलेट करने के बाद उसका 20% क्या होगा, ये खर्चा होगा फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग का, कहां से, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का पूरा खर्चा। ये बात समझ में आ गई। अगर ये असर्टेनेबल है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या करना है, तो एक्चुअल ले लो, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपका माल आया है लैंड के थ्रू, मान लो किसी व्हीकल में आया है, रेल के थ्रू आया है, सी के थ्रू आया है,
सी के थ्रू आया है। तो ऐसे केस में आपने जितनी एक्चुअल में कॉस्ट इनकर करी है फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग पे, वही आप क्या ले लोगे, एडजस्टमेंट ले लोगे और उसे ही ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर आपका माल आया है एयर रूट के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू आया है, तो ऐसे केस में भले ही आपको एक्चुअल दिया हो, उस एक्चुअल को आपको कंपेयर करना है 20% ऑफ एफओबी से, विचएवर इज लोअर जो होगा उसे लिया जाएगा। मतलब एक्चुअल खर्चा मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ एफओबी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? एयरक्राफ्ट के थ्रू जब माल मंगवाया जाता है तो उसमें जो फ्रेट का खर्चा है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो ऐसे केस में उसे 20% ऑफ एफओबी तक क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको खर्चा पता नहीं है कितना हुआ है तो भैया 20% एफओबी लेना है, चाहे कुछ भी हो, एयर के थ्रू आए, वेसल के थ्रू आए, कैसे भी आए। अगर आपको एक्चुअल पता है तो आपको एयर के रूट में क्या करना है, एक्चुअल खर्चा और 20% ऑफ एफओबी विचएवर इज लोअर। अगर आपको सी और लैंड के थ्रू आया है तो आपको क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट ले लेना है। अब ध्यान रखना, वो एक्चुअल खर्चा कहां से कहां तक का होगा, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का खर्चा, क्योंकि 20% एफओबी क्या है, वो भी फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का खर्चा है, तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, जो 20% की कॉस्ट है दैट कवर्स ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, तो वो फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का सारा खर्चा कवर करते हैं। हेंस वंस 20% एफओबी इज टेकन, अगर कहीं पे 20% ऑफ एफओबी ले लिया, कब, मान लो एयर रूट से आ रहा था आपका माल या आपको खर्चा पता नहीं था, तो आप क्या लोगे, 20% ऑफ द एफओबी। अगर 20% ऑफ द एफओबी ले लिया तो नो नीड टू ऐड एनी एक्चुअल कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, तो ऐसे केस में आपको एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20% में ऑलरेडी फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का खर्चा इंक्लूड है। तो अगर आप वापस एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूड करोगे तो क्या हो जाएगा, डबल कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए आपको इंक्लूड नहीं करना। इफ एफओबी वैल्यू इज नॉट अवेलेबल बट वैल्यू ऑफ एफओबी प्लस इंश्योरेंस अवेलेबल, देखो आपको क्या लेना होता है, 20% ऑफ एफओबी, लेकिन अगर एफओबी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, आपको क्वेश्चन में एफओबी प्लस इंश्योरेंस का वैल्यू दिया हुआ है और आप एफओबी और इंश्योरेंस को अलग अलग नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा करना 20% ऑफ दी एफओबी प्लस इंश्योरेंस का ले लेना। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट में कुछ चीजें इंक्लूड होंगी, वो आप ध्यान रखना। एक तो शिप डीमरेज चार्जेस, लाइटरेज चार्जेस, बार्ज चार्जेस। देखो अगर आपको कहीं पे भी ये तीन वर्ड दिख जाते हैं, कौन से, शिप डीमरेज, लाइटरेज और बार्ज, अगर ये तीन एक्सपेंसेस आपको दिख जाते हैं तो इसे हमेशा एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों बॉस, देखो शिप डीमरेज का खर्चा क्या होता है कि जब आपका माल शिप में था तो आपसे कोई गलती हो गई, शिप से माल आपने उठाया नहीं है, जैसा भी रीजन था, उसकी वजह से आपके ऊपर जो पेनल्टी लगती है उसे बोलते हैं शिप डीमरेज। तो इस खर्चे को, क्योंकि वो पोर्ट तक पहुंचा नहीं है, देखो माल शिप में है, इसका मतलब माल पोर्ट तक नहीं पहुंचा, तो शिप में जो भी खर्चा इनकर हुआ उसे एक्चुअल कॉस्ट में लेना पड़ेगा, तो शिप डीमरेज। दूसरा लाइटरेज और बार चार्जेस क्या होते हैं, मान लो कोई बड़ी बोट है वो किनारे तक नहीं आ सकती, कोई बड़ी बोट है वो किनारे तक नहीं आ सकती, तो उस बड़ी बोट से माल को छोटी बोट में उतारा जाता है और छोटी बोट उसको किनारे तक लेके आती है, तो वो छोटी बोट का जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं लाइटरेज चार्जेस और बार चार्जेस। तो ये भी हमेशा आपके इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि ये खर्चा आपके माल को पोर्ट तक पहुंचाने में इनकर हुआ है। चलिए, अब कुछ खर्चे हैं जो एक्चुअल कॉस्ट में कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है, पोर्ट तक आने तक का खर्चा क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अगर आपका कोई खर्चा इंडियन पोर्ट पे इनकर हो रहा है या इंडियन पोर्ट से क्लियर होने के बाद हो रहा है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक बार आपका माल इंडिया के पोर्ट तक पहुंच गया, बात खत्म, उसके बाद कोई खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इवन इंडिया के पोर्ट पे आके शिप आ गई और उसमें से माल को अनलोड किया जा रहा है और अनलोडिंग का अगर कोई खर्चा है तो उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक बार शिप इंडिया पहुंच गई वहां तक का ही खर्चा इंक्लूड किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस एंड लैंडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी खर्चा अगर पोर्ट ऑफ इंपोर्ट पे भी हो रहा है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर डीमरेज चार्जेस पे किए हैं एट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट,
पोर्ट ऑफ इंपोर्ट के ऊपर डीमरेज चार्जेस, ध्यान रखना शिप डीमरेज चार्जेस अलग थे, वो शिप के रिलेटेड थे, वो हमेशा इंक्लूड होंगे, लेकिन अगर डीमरेज चार्जेस दिए हैं ऑन पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट टू अनदर कस्टम स्टेशन, मान लीजिए माल आ गया इंडिया के मुंबई पोर्ट पे और वहां से उसे लेके जाया जाएगा कलकत्ता पोर्ट, तो मुंबई से जो कलकत्ता ट्रांसशिपमेंट किया गया है माल का उसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, और उसके लिए अगर कोई कॉस्ट इनकर हो रही है तो उसे यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मुंबई के पोर्ट पे आ गया और उसे उदयपुर में एक इनलैंड कंटेनर डिपो है वहां पे ले जाया गया, तो वहां तक ले जाने का खर्चा भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार माल इंडिया पहुंच गया उसके बाद का कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब यहां पे पोर्ट टू आईसीडी सीएफएस पोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आईसीडी सीएफएस क्या होता है? आईसीडी मतलब इनलैंड कंटेनर डिपो, सीएफएस मतलब कस्टम फ्रेट स्टेशन। ये प्लेसेस ऐसे हैं क्योंकि देखो मुंबई का पोर्ट है, वहां पे कितनी फॉर्मेलिटीज की जाएंगी। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन उदयपुर है, वो क्या हर बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मुंबई जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए इनलैंड कंटेनर डिपो रख दिए गए हैं उदयपुर में ही टू हैंडल दी कस्टम फॉर्मेलिटीज एट प्लेस अदर देन पोर्ट और एयरपोर्ट। पोर्ट और एयरपोर्ट के अलावा भी कस्टम की फॉर्मेलिटीज कहीं करी जाए, उसके लिए ये आईसीडी और सीएफएस खोला गया है। ये भी कस्टम के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हमने क्या बोला, अगर असर्टेनेबल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी, अगर असर्टेनेबल है लैंड और सी के रूट से आ रहा है तो एक्चुअल, और अगर एयर रूट से आ रहा है तो एक्चुअल अप टू 20% ऑफ द एफओबी। 20% में फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का खर्चा आता है, तो एक्चुअल को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं जब भी आप 20% ऑफ एफओबी ले रहे हो। एक्चुअल कॉस्ट में शिप डीमरेज, लाइटरेज, बार चार्जेस हमेशा इंक्लूड होंगे। एक्चुअल कॉस्ट में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, अनलोडिंग, हैंडलिंग, लैंडिंग चार्जेस एट दी पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। तो सर ऊपर तो आपने अनलोडिंग बोला था, तो अनलोडिंग वहां दूसरे पोर्ट पे भी तो हो सकता है, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट पे, लेकिन पोर्ट ऑफ इंपोर्ट वाला अनलोडिंग कवर नहीं किया जाएगा। डीमरेज कॉस्ट ऑन पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। उसके अलावा सेकंड कंपल्सरी एडिशन क्या है? वो है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ध्यान रखना जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो भी कंपल्सरी एडिशन है। अगर आपको नहीं दिया गया है तो आपको कितना लेना है? 1.125% ऑफ दी एफओबी। आपको एफओबी कैलकुलेट करना है और उसका 1.125% आपको क्या ले लेना है? इंश्योरेंस ले लेना है। और अगर आपको इंश्योरेंस कॉस्ट दी हुई है तो आपको एक्चुअल लेनी है, कोई कंपैरिजन नहीं करना, पूरा का पूरा एक्चुअल ले लिया जाएगा जो भी दिया गया है। अब ध्यान रखना, अगर आपको एफओबी वैल्यू नहीं दी गई लेकिन एफओबी प्लस ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग दिया हुआ है, तो आप 20% ऑफ एफओबी की जगह उस वैल्यू का 20% ले सकते हो। एक बात ध्यान रखना, यहां पे आप क्या कर रहे हो? एफओबी कैलकुलेट कर रहे हो, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कंपल्सरी एडिशन। मान लो 20% या 1.125% लेना है, तो किसका ले रहे हो? एफओबी का ले रहे हो। तो ऐसे केस में एफओबी कैलकुलेट करते टाइम क्या इसमें ऑप्शनल एडिशंस ऐड किए जाएंगे? तो आप समझ लो, अगर आप कोई भी एफओबी कैलकुलेट कर रहे हो कस्टम के पर्पस से, तो आपके एफओबी में ऑप्शनल एडिशंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। ऑप्शनल एडिशन शैल बी एडेड फर्स्ट टू कैलकुलेट एफओबी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंपल्सरी एडिशंस। तो ये आपका है रूल 10। तो क्या सीखा अभी तक हमने? अगर बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड तो हमें क्या लेना होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना होता है और उसको एडजस्ट करना होता है रूल 10 से। जो मैक्सिमम आपके वैल्यूएशन के क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसका मैंने एग्जाम्पल बनाया आपको दो अलग अलग तरीके से समझाने के लिए। मैंने दो एग्जाम्पल बनाए, बड़े एग्जाम्पल बनाए, और उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट भी मैंने रखे हैं। तो आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ध्यान रखना आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले ऑप्शनल एडिशंस करने हैं। उसके बाद ही तो एक्चुअल एफओबी आएगा, क्योंकि एफओबी कैलकुलेट करने से पहले क्या करना है? ऑप्शनल एडिशन। उसके बाद आपको क्या करना है? कंपल्सरी एडिशन करना है। असेसेबल वैल्यू निकलेगा, उसके ऊपर आपको ड्यूटी कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल 1 ले लेते हैं। XYZ Limited has imported goods from London and goods arrived at the Mumbai and later transferred to the Delhi। मुंबई अराइव हुआ गुड्स और उसको बाद में दिल्ली ट्रांसफर किया गया। एयरक्राफ्ट मुंबई में अराइव हो गया 18 अप्रैल को और बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई है 15 अप्रैल को। प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, यहां पे एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया हुआ कितना? $10,000।
ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री टू एयरपोर्ट ऑफ शिपमेंट कितना $500. हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस एट द एक्सपोर्ट एयरपोर्ट $750. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट एयरपोर्ट टू इंपोर्ट एयरपोर्ट $4000. मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप सोल्व करेगा तो आपका आसान हो जाएगा. ठीक है, यहां पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर. ठीक है, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर. यहां पे एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या दे रखा है? एक्स फैक्ट्री प्राइस कितना दे रखा है? $10,000 दे रखा है. ठीक है, यहां से पोर्ट तक जाने का खर्चा कितना दे रखा है? पोर्ट तक जाने का खर्चा कितना दे रखा है? देखिए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू एयरपोर्ट ऑफ शिपमेंट. ठीक है, इसको एयरपोर्ट बोलते हैं, ये फॉरेन वाला एयरपोर्ट है. कितना दे रखा है? $500. अब वो बोल रहे हैं कि यहां पे एयरपोर्ट पे जो एयरक्राफ्ट खड़ा है, एयरक्राफ्ट खड़ा है, इसके अंदर माल को चढ़ाने का खर्चा कितना है? $750. और यहां से माल कहां आएगा? इंडिया आएगा. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट टू, यहां पे आ गया मान लीजिए इंपोर्ट एयरपोर्ट, तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है $4000. ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एट इंपोर्ट एयरपोर्ट. देखो, इंपोर्ट एयरपोर्ट के यहां पे अनलोडिंग होगा और हैंडल किया जाएगा, उसका खर्चा भी बताया गया है यहां पे कितना? $1000. उसके अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट इज नॉट असर्टेनेबल. यहां पे जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो हमें नहीं बताई गई है. इंश्योरेंस कॉस्ट इज नॉट असर्टेनेबल. इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस पेड टू अ फर्म इन नॉर्वे. अब देखो, कुछ ऑप्शनल एडिशन दिए गए हैं. कौन कौन से? इंजीनियरिंग चार्जेस हैं, कहां पे किए गए हैं? नॉर्वे में पे किए गए हैं, आउट ऑफ इंडिया. कितने? $400. उसके अलावा मटेरियल सप्लाई किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट. मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया गया है. कितना? ₹20,000 का. ₹20,000 का. उसके अलावा कमीशन पे किया गया है. कमीशन पे किया गया है जो कि बाइंग कमीशन नहीं है. कमीशन पे किया गया कितना? ₹50,000. उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ मुंबई एयरपोर्ट टू दिल्ली एयरपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट किस में आता है? कंपलसरी में. और कहां से? ये मुंबई वाले एयरपोर्ट से दिल्ली वाले एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर हुआ है कितना? ₹1,00,000. ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सचेंज रेट, बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट, आईजीएसटी रेट वगैरह आपको दिया हुआ है. तो अब आपको कैलकुलेट करना है. देखो, रेट वगैरह पे तो बाद में आएंगे, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे कि बॉस, हम सबसे पहले हमें क्या लेना है? हमें सीआईएफ वैल्यू कैलकुलेट करना है. हमें सीआईएफ वैल्यू कैलकुलेट करना है एज पर कस्टम. एज पर कस्टम. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे पास एक्स फैक्ट्री प्राइस है, तो इसके अंदर हमें ये सारे खर्चे क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे. क्योंकि सीआईएफ कब आएगा? जब हमें उसे इंडियन पोर्ट तक लाने का सारा खर्चा इंक्लूड कर देंगे. तो ये सारे खर्चे इंक्लूड करने पड़ेंगे. उसके साथ ही आपको जो ये ऑप्शनल एडिशंस है उन्हें भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. तब जाके आपका क्या निकलेगा? सीआईएफ प्राइस निकलेगा, आपका असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट होगा. तो सबसे पहले आप बेस क्या लोगे? एक्स फैक्ट्री प्राइस. तो यहां पे हमने क्या ले लिया? एक्स फैक्ट्री प्राइस $10,000 यहां पे बेस ले लिया. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करने हैं? ऑप्शनल एडिशंस करने हैं. अगर ऑप्शनल एडिशंस देखे जाएं तो यहां पे 3 ऑप्शनल एडिशन है: इंजीनियरिंग, मटेरियल, कमीशन. अब इसमें से देखो, आपने सबसे पहले क्या लिया है? फॉरेन करेंसी वाला लिया है. तो कोई फॉरेन करेंसी वाला ऑप्शनल एडिशन देखो, इंजीनियरिंग चार्जेस है नॉर्वे में $400, तो मैं इसको ऐड कर देता हूं क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में, ये फॉरेन करेंसी में ऐड कर देता हूं. तो मैंने $400 का क्या कर दिया? ऐड कर दिया. इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया इनकर हुए थे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ऑप्शनल एडिशन. तो मैंने $400 ऐड कर दिया, मेरा वैल्यू आ गया $10,400. अब देखो, आगे के जो एडजस्टमेंट मुझे करने हैं वो किस में करने हैं? आईएनआर में करने हैं. तो मैं क्या करता हूं? इसे पहले आईएनआर में कन्वर्ट कर लेता हूं. आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है यहां पे, गिवन बाय आरबीआई, गिवन बाय सीबीआईसी. क्या आरबीआई के द्वारा दिया हुआ रेट हमारे काम में आता है? नहीं आता बॉस, काट दो इसको. तो हमारे कौन सा आएगा? सीबीआईसी वाला. और वो भी किस दिन का? जिस दिन मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया. बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल किया 15 अप्रैल को. तो 15 अप्रैल का जो रेट है ₹100 पर डॉलर, इसे मैं यूज करूंगा और ₹100 पर डॉलर से यहां पे कन्वर्ट कर दूंगा मैं. ठीक है, तो मैंने ₹100 का यूज करके और यहां पे कन्वर्ट कर दिया आईएनआर में.
अब मुझे ऐसे ऑप्शनल एडिशन देखने जो आईएनआर में है। मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है 20,000 रुपीज का, ये भी इंक्लूड होगा। कमीशन पे किया है अदर देन बाइंग कमीशन, तो बिल्कुल ये भी इंक्लूड होगा। तो मैंने इन दोनों ऑप्शनल एडिशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 20,000 50,000 और टोटल कर लिया। ये मेरा आ गया वैल्यू, ये मेरा आ गया वैल्यू। अब मेरे सारे ऑप्शनल एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, कंपल्सरी एडजस्टमेंट करना है। अब देखो माल किसके थ्रू आया है, एयरक्राफ्ट के थ्रू आया है, एयरक्राफ्ट के थ्रू आया है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअल खर्चा दिया हुआ है, देखो ये खर्चा भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट इज अवेलेबल, एक्चुअल कॉस्ट इज अवेलेबल, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इज अवेलेबल। और उसे कंपेयर करना पड़ेगा 20% ऑफ द एफओबी विच एवर इज लोअर। यही मेरा क्या होगा, आने जाने का फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग का खर्चा जो मुझे एडजस्ट करना है। अगर एक्चुअल कॉस्ट में देखूं तो कितनी है, मैंने बोला फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का खर्चा कितना हो गया, $500, $750 और $4,000। तो कितना हो गया, देखो 4,000 प्लस 750 प्लस 500 मैंने यहां पे किया हुआ है, 4,000 प्लस 500 प्लस 750, $5250 इंटू 100, 5,25,000 रुपीज का खर्चा हो गया एक्चुअल। अब एफओबी करना है 20% ऑफ एफओबी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफओबी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था जब भी आप कस्टम के पर्पस से एफओबी कैलकुलेट करोगे, कस्टम के पर्पस से एफओबी कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस आपको सारे ऑप्शनल एडजस्टमेंट्स करने हैं, सारे ऑप्शनल एडजस्टमेंट्स करने हैं। और उसमें आपको क्या करना है, शिप तक का, शिप या एयरक्राफ्ट तक का खर्चा ऐड करना है, शिप या एयरक्राफ्ट तक का खर्चा। मतलब मैंने जो यहां पे डायग्राम से आपको समझाया, यहां से लेके यहां तक का खर्चा, मतलब 750 और 500 भी ऐड करना है। तो मैंने ऑलरेडी 11,10,000 तो कैलकुलेट कर रखा है ऑप्शनल एडजस्टमेंट करने के बाद। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस और प्लस ऑप्शनल एडजस्टमेंट कितना हो गया, 11,10,000। इसमें मैं ऐड कर लेता हूं शिप और एयरक्राफ्ट तक लाने का खर्चा $500 और $750, कितना हो गया, $1,250 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा, टोटल करेंगे आप 12,35,000 रुपीज। ये मेरा एफओबी आ गया, ये मेरा क्या आ गया, एफओबी। अब मुझे क्या करना है, 20% ऑफ एफओबी लेना है। तो 20% एफओबी कितना हो जाएगा, 12,35,000 का 20% यहां पे आ जाएगा 2,47,000। तो 5,25,000 और 2,47,000 विच एवर इज लोअर, 2,47,000। तो मैं यहां पे एडजस्टमेंट क्या कर दूंगा, 2,47,000। ध्यान रखना, एक बार आपने 20% ऑफ एफओबी ले लिया तो इसमें ऑलरेडी ये $500 और $750 क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपने 20% ऑफ एफओबी ले लिया तो यहां पे बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद इंश्योरेंस कॉस्ट है आपका, आपको दिया नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, एफओबी जो हमने कैलकुलेट किया है उसका 1.125% यहां पे इंक्लूड कर लेंगे। टोटल करके आपका क्या आ जाएगा, असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। ये आपका असेसेबल वैल्यू आ गया। तो हमने असेसेबल वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया। उसके बाद असेसेबल वैल्यू के ऊपर हमें क्या करना है, कैलकुलेट बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट क्या ले सर, 18 अप्रैल का रेट है 20%, 15 अप्रैल का 10%। 15 अप्रैल को हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी, 18 अप्रैल को हमारा गुड्स अराइव हुआ है। तो विच एवर इज लेटर, 18 अप्रैल, तो उस दिन का रेट क्या है, 20%। तो हम बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी लगाएंगे, 20% ऑफ द असेसेबल वैल्यू, 30,70,894 का 20% यहां पे ले लेंगे। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% क्या होता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। भले दिया हो ना दिया हो, आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैलकुलेट करना पड़ता है, अनलेस क्वेश्चन में इग्नोर करने बोला हो। क्वेश्चन में इग्नोर करने नहीं बोला तो आपको 10% इसका कैलकुलेट करेंगे, 274,179 का 10% आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज आ जाएगा। अब इसको अगर हम असेसेबल वैल्यू में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू फॉर लेविंग आईजीएसटी। क्योंकि हमने आईजीएसटी लगाने के लिए जो असेसेबल वैल्यू होती है वो नॉर्मल असेसेबल वैल्यू प्लस सारे ड्यूटीज ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 16,72,491। अब इसके अंदर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा, सेम तरीके से आईजीएसटी लगेगा। 18 अप्रैल को आईजीएसटी कितना था, 18%, तो 18% की रेट से आईजीएसटी निकलेगा।
अब कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और आईजीएसटी को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। तो ये आपका कस्टम ड्यूटी पेबल आ जाएगा। अब एक बात और समझना, अगर मान लो यहां पे एयरक्राफ्ट की जगह शिप होता, अगर एयरक्राफ्ट की जगह शिप होता तो क्वेश्चन किस तरीके से होता? तो देखो फिर भी नॉर्मल तरीके से होता। अब शिप के केस में अगर आपको एक्चुअल दिया हुआ है तो आपको एक्चुअल ही लेना है। तो आप क्या कर सकते थे, आप डायरेक्टली क्या करते, यहां पे कमीशन वगैरह ऐड कर दिया, वैल्यू आ गया। अब मान लो मैं यहां पे वैल्यू लिख लेता हूं 11,10,000, मैंने यहां पे वैल्यू लिख लिया 11,10,000 रुपीज, ठीक है। अब मैं क्या करता, इसके अंदर मैं ऐड कर लेता एफओबी वैल्यू के लिए, जो मैंने 500 और 750 यहां पे मेरे पास थे, 500 और 750 मेरा यहां तक का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता। मेरे को अलग से एफओबी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहां पे मैं एक्चुअल ही लेने वाला हूं। तो वैसे भी मैं 500, 750 और 4000 लेने वाला हूं, तो मैं पहले ही ऐड कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐड कर लेता ट्रांसपोर्ट 500 इंटू 100, ये 50,000 रुपीज, और ये लोडिंग वगैरह 75,000 रुपीज। तो ये मेरा क्या आ जाता, 12,35,000 रुपीज मेरा यहां पे आ जाता एफओबी, ठीक है, एफओबी आ जाता। और अब मेरे को एफओबी अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, मुझे फ्रेट ऐड करना है कंपल्सरी एडिशन में, कितना, $4,000, क्योंकि मैंने 500 और 750 तो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, तो 4,000 में यहां पे इंक्लूड कर लेता। 4,000 इंटू 100, ये हो गया 4 लाख रुपीज। और यहां पे डायरेक्टली मैं इंश्योरेंस क्या कर सकता था, 12,35,000 मेरे पास एफओबी है, 1.125% अगर करूंगा तो यहां पे मेरा 1.125% आ जाता 13,893.75, और बाकी सेम का सेम क्वेश्चन हो जाता, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर शिप होता, क्योंकि शिप के केस में हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, एक्चुअल लेते हैं, अगर एक्चुअल दिया हुआ है तो, ठीक है। ये बात समझ लो, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल 2। अगर आपको क्वेश्चन में एक्स फैक्ट्री प्राइस ना दिया हो, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली सीआईएफ प्राइस दिया हुआ है, तो कैसे क्वेश्चन को डील करना है, उसकी बात हम यहां पे करने वाले हैं। सर सीआईएफ वैल्यू दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, हमें तो सीआईएफ ही चाहिए। देखो सीआईएफ जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो अलग चीज है, हमें जो कस्टम पर्पस के लिए चाहिए वो अलग चीज है। क्या डिफरेंस आ सकते हैं सर? एक तो हमारे ऑप्शनल एडिशन, जो क्वेश्चन में सीआईएफ वैल्यू दिया होता है उसमें ऑप्शनल एडजस्टमेंट नहीं किए होते हैं, तो वो हमें करने पड़ेंगे। दूसरी बात, सीआईएफ वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया होता है उसमें एक्चुअल फ्रेट लिया होता है। अगर मान लो हमारा माल एयरवेज के थ्रू आया है और एक्चुअल फ्रेट इज मोर देन 20% ऑफ द एफओबी, तो हमें कितना लेना है, 20% ऑफ एफओबी, ना कि एक्चुअल। तो क्वेश्चन वाले में एक्चुअल होगा, हमें 20% लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए, XYZ Limited has imported goods from London. Exchange rate is 100 rupees. BCD rate 20%, IGST 12%. CIF value दिया $10,000, air freight दिया $3,000, insurance cost दिया $1,000. License fees relating to import goods as a condition for sale payable by buyer $400. तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे एज पर क्वेश्चन CIF वैल्यू दी है, तो क्यों ना मैं पहले इसमें से जो क्वेश्चन के एयर फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड किए गए हैं उसको लेस करके नॉर्मल वैल्यू पे लेके आ जाऊं, क्योंकि ये एयर फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट इस $10,000 में इंक्लूड है। तो इसमें से पहले मैं निकाल लेता हूं ताकि मैं एफओबी वैल्यू पे पहुंच पाऊं, ठीक है। मैंने इस $10,000 में से 3,000 और 1,000 को हटा दिया, तो मेरा कितना आ गया, $6,000। ये मेरा क्या है, एफओबी वैल्यू एज पर क्वेश्चन। अब मुझे निकालना है एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑप्शनल एडिशंस ऐड करने पड़ेंगे। तो जो लाइसेंस फीस है वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं लाइसेंस फीस ऐड कर देता हूं, मेरा आ जाएगा एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम्स पर्पस $6,400। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं करूंगा एयर फ्रेट ऐड करूंगा, जो मुझे करना चाहिए एज पर कस्टम, कितना, 20% ऑफ द एफओबी और एक्चुअल व्हिचएवर इज लोअर। एक्चुअल आपको दिया है $3,000 और 20% ऑफ एफओबी अगर निकालूं तो $6,400 का 20% कितना होगा, $1,280, व्हिचएवर इज लोअर $1,280। मैं यहां पे $1,280 ऐड कर दूंगा। इंश्योरेंस एक्चुअल दिया है तो एक्चुअली लिया जाएगा $1,000, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सीआईएफ फॉर कस्टम पर्पस, उसे मैं आईएनआर में कन्वर्ट कर लूंगा, और उसके बाद बीसीडी, एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी इस पे लगा दूंगा, और मैं टैक्स पेबल निकाल लूंगा। इस तरीके से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
जो मेजरली क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो वो मैंने आपको यहां पे सॉल्व करा दिया। कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा इससे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे के रूल्स की। हमने रूल 3 और 10 की बात कर ली, अब हम बाकी रूल्स की बात करते हैं कि हमने बोला था एक्सेप्शनल केस आ गया। मान लो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि बायर एंड सेलर आर रिलेटेड, या फिर किसी भी रीजन से आपके पास ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, तो आप असेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको यूज करना पड़ेगा रूल 4 टू रूल 9। क्या बोलता है? सबसे पहले रूल 4 और रूल 5 की बात करते हैं। यह बोलता है कि आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स की वैल्यू ले लो, कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है वैसा ही आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स किसी और ने इंपोर्ट किया होगा उसी समय पे, तो उन गुड्स की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप अपने गुड्स की वैल्यू क्या कर लो? डिटरमाइन कर लो। अगर असेसेबल वैल्यू इज नॉट डिटरमिनेबल अंडर रूल 3, देन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स इन अ सेल एट सब्सटेंशियली कॉमर्शियल लेवल एंड क्वांटिटी इज कंसीडर्ड। देखो क्या होता है कि मैंने मान लो 100 आइटम मंगाए, किसी ने 10,000 आइटम मंगाए, तो क्या उन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैंने 100 आइटम मंगाए, कोई सिमिलर ट्रांजैक्शन में दूसरे ने 150 आइटम मंगाए, तो यस उसको कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि वो एक कॉमर्शियल लेवल और क्वांटिटी के अंदर है, सब्सटेंशियली सेम लेवल। तो हमें देखना पड़ेगा जब हम कंपेरेबल आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रांजैक्शन लेंगे तो वहां पे कॉमर्शियल लेवल और क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, सिमिलर है ना। मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन किया 100 यूनिट्स का और आपको ऐसे बहुत सारे कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मिल गए जो 100 से 200 यूनिट्स के बीच में आ रहे थे, तो अगर मोर देन वन कंपेरेबल ट्रांजैक्शन प्राइस इज अवेलेबल, अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्राइस अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से लोएस्ट वाला ले लोगे, आप उनमें से लोएस्ट वाला ले लोगे। हाउएवर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में फ्रेट अलग लगता है, मान लीजिए कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में माल जो आया है वो एयरक्राफ्ट के थ्रू आया है और आपका माल शिप के थ्रू आया है, तो दोनों के एयर फ्रेट्स में क्या होगा? डिफरेंस होगा, तो उसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो माल मंगाया वो 100 यूनिट्स मंगाया, उसने 1000 यूनिट मंगाया, तो दोनों में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कॉमर्शियल लेवल और क्वांटिटी का, वो एडजस्टमेंट कर सकते हो, नॉट दैट मच रिलेवेंट। उसके बाद आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स होते क्या हैं? आइडेंटिकल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो दिखने में, परफॉर्मेंस में, क्वालिटी में, रेपुटेशन में सब सेम है। मान लो मैंने रेडमी का, ठीक है, कोई फोन मंगाया, या मान लीजिए आईफोन 14 मंगवाया, और ऐसा ही आईफोन 14 को दूसरा व्यक्ति भी मंगा रहा है, तो वो आपस में क्या हो गए? आइडेंटिकल गुड्स हो गए। मैंने आईफोन 14 मंगवाया और किसी दूसरे ने आईफोन 16 मंगवाया, जो दिखने में तो सेम नहीं है, नॉट एब्सोल्युटली अलाइक इन अपीयरेंस, लेकिन काम सेम कर देते हैं। मान लीजिए मैंने आईफोन 14 मंगवाया, किसी दूसरे ने सैमसंग का S23 मंगवाया, तो सर काम तो एक ही कर देते हैं पर दिखने में सेम नहीं है, तो ये आपस में क्या हो गए? सिमिलर गुड्स हो गए। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम है, सिमिलर मतलब दिखने में सेम नहीं है, काम सेम कर देते हैं। वो दोनों जो कंपेयर आप जिनको करना चाहते हो वो सेम कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए होने चाहिए, भले मैन्युफैक्चर किसी दूसरे ने किए हो। मान लो मैंने एक्स लिमिटेड से परचेज किया है, जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं उसने वाई लिमिटेड से परचेज किया है, लेकिन एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों की कंट्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी गुड्स के लिए इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, प्लान, स्केचेस वगैरह इंडिया से सप्लाई हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हम कभी भी आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स नहीं मानेंगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आपका आइडेंटिकल सिमिलर, ये बिल्कुल ज्यादा काम का नहीं है, बट मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया से माल आया, उसके लिए कोई प्राइस चार्ज नहीं किया गया, ठीक है। अब कस्टम वालों ने देखा, तो मान लो हमने मंगवाए थे 1000 यूनिट्स मंगवाए थे, ठीक है। कस्टम वालों ने देखा तो उनको 3 ट्रांजैक्शन सिमिलर मिले, 500 यूनिट्स, ठीक है, या मान लीजिए 800 यूनिट्स और एक 950 यूनिट्स का ट्रांजैक्शन मिला। इसमें प्राइस थे, मान लीजिए इसमें 400 रुपीज था प्राइस, इसमें 300 रुपीज था, और इसमें मान लीजिए 320 रुपीज था। तो कस्टम वाले ने बोला कि भैया आपने जो 1000 यूनिट्स मंगवाए हैं उसका ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट अवेलेबल, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? रूल 4 to 5,
कैसे यूज करेंगे सर? 3 कंपेरेबल ट्रांजेक्शन है हमारे पास, तो सर क्या 500 यूनिट्स वाले को कंपेरेबल माना जा सकता है? क्या सिमिलर क्वांटिटी और सेम कमर्शियल लेवल है? नहीं बॉस, हमने 1000 यूनिट मंगवाया है, इसने 500 यूनिट, तो इसे हम यूज नहीं करेंगे। जो 2 प्राइसेस बचे, 800 यूनिट वाला और 950 यूनिट वाला, तो ये आसपास है 1000 यूनिट के, तो अगर मोर देन 1 कंपेरेबल प्राइस इज अवेलेबल तो लोएस्ट वाला लेते हैं, तो हमारा 300 रुपीज क्या हो जाएगा? कंपेरेबल प्राइस हो जाएगा, और इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा? असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद रूल 6 क्या बोलता है? अगर आप रूल 3, 4, 5 का यूज करके वैल्यू नहीं निकाल पाते हो तो आप यूज कर लेना रूल 7 और 8 सीक्वेंशियली। पहले रूल 7 यूज करना, फिर रूल 8 यूज करना, और अगर आप चाहो तो आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाके डिमांड कर सकते हो कि बॉस मुझे पहले रूल 8 यूज करने दे 7 से पहले, मुझे रूल डायरेक्टली 8 यूज करना है। तो क्या है रूल 7 और 8? बात करते हैं। रूल 7 की बात करें तो यह बताता है डिडक्टिव वैल्यू मेथड। यह बोलता है कि आपने आउट ऑफ इंडिया से जो माल इंपोर्ट किया है, आपने इंपोर्ट किया है, वो माल पोर्ट पे आया होगा, और आने के बाद आप उसको इंडिया में लेके गए होंगे, और इंडिया में ले जाके उसको किसी कस्टमर को बेचा होगा। ठीक है, तो जितने में आपने कस्टमर को बेचा, अगर उसमें से आपका प्रॉफिट लेस कर दिया जाए और इंडिया में आने के बाद जो भी खर्चे किए गए हैं वो लेस कर दिए जाएं, इंडिया में आने के बाद जो भी टैक्सेस पे किए हैं अगर वो लेस कर दिए जाएं, तो आप क्या निकल जाएगा? इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि इन्हीं इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आपने ड्यूटी पे करी, एक्सपेंसेस इनकर करिए, अपना प्रॉफिट ऐड किया, और उसके बाद आपने क्या कर दिया? किसी कस्टमर को बेच दिया। तो अब हम रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यू क्या है। तो आपने जितने में सेल किया किसी अनरिलेटेड कस्टमर को, आपने कितने में इंपोर्टेड और आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स सोल्ड इन ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी टू अनरिलेटेड बायर्स इन इंडिया, आपने कितने में अनरिलेटेड बायर्स इन इंडिया को सेल किया, उसमें से आपका प्रॉफिट लेस कर दो, आपका कमीशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस या अदर कोई भी कॉस्ट इनकर हुई है इंडिया में वो लेस कर दो, और उसमें से और लेस कर दो जो इंडिया में आने के बाद आपने कस्टम ड्यूटी या टैक्सेस पे किए हैं उनको लेस कर दो। आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपने जो अनरिलेटेड कस्टमर को बेचा है उसका प्राइस लिया है वो 90 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने इंपोर्ट कर लिया उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपने कितने वैल्यू में सेल किया है वही वैल्यू लिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम गैप होने की वजह से प्राइस ज्यादा रिलायबल नहीं रहता, प्राइस चेंज होते रहते हैं मार्केट में, तो 90 दिन के अंदर का ही प्राइस लेना है। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कोई इंपोर्टेड गुड्स मंगवाया, उसको आपने फर्दर प्रोसेस करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचा, तो भैया फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने जो उसके ऊपर प्रोसेस करी है उससे उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, तो उस वैल्यू एडिशन को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब माल इंपोर्ट हुआ था तब वो वैल्यू एडिशन उसके अंदर नहीं था। तो अगर आपने फर्दर प्रोसेस करके बेचा है तो आपको लेस और करना है वैल्यू एडेड बाय फर्दर प्रोसेसिंग, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका असेसेबल वैल्यू। ठीक है, चलिए, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स को लाके इंडिया में बेचा उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके इंपोर्ट के टाइम कितना वैल्यू था वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये था रूल 7। अब आता है रूल 8, मतलब आपको कॉस्ट के बेसिस पे क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। कैसे भाई? सामने वाले ने आपको सामान बेचा है तो उसने क्या किया होगा? अपना कॉस्ट इनकर किया होगा। मैंने बताया था एक्सपेक्टेड प्राइस में क्या होता है? कॉस्ट होता है प्लस प्रॉफिट होता है, और उसके बाद उस माल को इंडिया तक लाने का खर्चा इनकर हुआ होगा, फ्रेट और इंश्योरेंस। यही तो है, यही आपका क्या है? असेसेबल वैल्यू। बस यही बोला गया है कि मटेरियल, फैब्रिकेशन, अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड्स, जो आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं उसको बनाने में खर्चा कितना आया, मटेरियल, फैब्रिकेशन, अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट वगैरह ऐड कर लो, उसमें ऐड कर दो प्रॉफिट और जनरल एक्सपेंसेस। सामने वाले ने अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड किया होगा तो वो ऐड कर दो, और अदर एक्सपेंसेस अंडर रूल 10 टू फ्रेट और इंश्योरेंस, तो इंडिया तक लाने का जो फ्रेट इंश्योरेंस का खर्चा है जो कंपलसरी एडिशन में आता है रूल 10(2) में, वो ऐड कर दो, फिर क्या आ जाएगा? आपका असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि कॉस्ट किसकी है? आउट ऑफ इंडिया वाले बंदे की कॉस्ट है, तो उसके लिए अगर आप रूल 8 यूज करना चाहते हो तो कस्टम ऑफिसर को इसके सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि बॉस हमारा इतना इतना कॉस्ट इनकर हुआ है, तभी तो वो आप पे भरोसा कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद दिए हैं अदर रूल्स।
इसमें बोलता है कि अगर मान लो ऊपर वाले किसी भी रूल से आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते हो तो आप रूल 9 का यूज कर लेना। क्या बोलता है? अगर असेसेबल वैल्यू इज नॉट डिटरमाइनेबल, रूल 9 का यूज कर दो। रूल 9 क्या बोलता है? रीजनेबल मींस विच आर कंसिस्टेंट विद द जनरल प्रोविजन। कि भैया ऊपर वाले तरीके यूज कर लिए, वैल्यू नहीं निकल पा रहा, तो आप अपनी जजमेंट लगा के रीजनेबल तरीका ढूंढ लो, उस अकॉर्डिंग क्या कर लो? वैल्यू डिटरमाइन कर लो। पर उसमें एक बात का ध्यान रखना, हमारा जनरल प्रिंसिपल है इन रूल्स का कि भैया इंपोर्ट के केस में पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का जो वैल्यू है वो हमें कंसीडर करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर आप अपना तरीका भी यूज कर रहे हो तो ये वाली वैल्यूज आप कंसीडर नहीं कर सकते एज अ असेसेबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते? कि भैया जहां पे गुड्स प्रोड्यूस हुआ है तो वहां का सेलिंग प्राइस, मतलब डोमेस्टिक मार्केट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री में कितने में बिकता है, या इंडिया में ये प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस हो तो कितने में बिकेगा, उन सेलिंग प्राइसेस को कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरे अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि भैया उस पर प्रॉफिट वगैरह ऐड होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी नहीं ले सकते। मिनिमम कस्टम वैल्यू को भी नहीं ले सकते। कस्टम्स में होता है कि भाई अगर कोई माल इंपोर्ट हुआ तो मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन कर देते हैं कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, तो मिनिमम कस्टम वैल्यू को भी नहीं ले सकते। या कोई आर्बिट्रेरी और फिक्टिशियस वैल्यू, बिना दिमाग लगाए कुछ भी वैल्यू ले लिया, मान लो गेहूं आ रहा है हमने 50 रुपीज किलो ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर्बिट्रेरी और फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, उसको कोई बैकअप होना चाहिए। ठीक है, तो आप सेलिंग प्राइस इंडिया और आउट ऑफ इंडिया वाला नहीं ले सकते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमम कस्टम वैल्यू, आर्बिट्रेरी फिक्टिशियस वैल्यू नहीं ले सकते। जब इंपोर्टर डिसाइड कर लेगा वैल्यू तो वो डिक्लेयर करेगा सारे डिटेल्स फुल्ली और एक्यूरेटली टू प्रॉपर ऑफिसर की बॉस, मेरे अकॉर्डिंग वैल्यूएशन इतना बनता है, इतनी ड्यूटी बनती है। उसके बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भैया ये जो इंपोर्टर है वो मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, मुझे कम वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है, कम ड्यूटी पे कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? एक डाउट रेज कर सकता है और वैल्यू को रिजेक्ट कर सकता है। किस बेसिस पे? किन ग्राउंड्स पे? अगर मान लीजिए जिस टाइम हमारा इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा था उसी टाइम किसी दूसरे बंदे ने बहुत हाई वैल्यू पे इंपोर्ट किया है, इसने 1000 टन पे इंपोर्ट किया और दूसरे वाले ने 5000 टन पे, इसका मतलब भाई ये 1000 टन में कैसे कर रहा है? कहीं ये पागल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा कम ड्यूटी पे करने के लिए? तो अगर सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू एट विच आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम, तो क्या हो जाएगा? शक हो जाएगा कि ये पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल और स्पेशल डिस्काउंट, इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है ना उसमें भारी भरकम डिस्काउंट दे रखा है जो नॉर्मली नहीं दिया जाता। इसका मतलब कहीं ड्यूटी बचाने के लिए तो नहीं कर रहा है। उसके बाद नॉन डिक्लेरेशन और मिस डिक्लेरेशन ऑफ डिटेल ऑफ गुड्स, इसने गुड्स का डिटेल सही डिक्लेयर नहीं किया या फिर डिक्लेयर ही नहीं किया, या फिर इसने कोई डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड कराए वो फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटेड थे, तो ऐसे केस में फिर कस्टम ऑफिसर क्या करेगा? ऑब्जेक्शन रेज कर देगा और वैल्यू को रिजेक्ट कर देगा। ये थे आपके इंपोर्ट रूल्स, ये थे आपके इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सपोर्ट रूल्स की। ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, एक्सपोर्ट रूल्स है भी बहुत छोटे, क्योंकि एक्सपोर्ट पे ज्यादातर ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। एक्सपोर्ट में बताया था कि एज अ एक्सेप्शन ड्यूटी लगाई जाती है, तो लगेगा तो कब काम में आएगा एक्सपोर्ट वाला। ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज असेसेबल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स अगर सेलर एंड बायर आर रिलेटेड और उनकी वजह से प्राइस को इंपैक्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू को नहीं लेंगे, वरना ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा? असेसेबल वैल्यू होगा। भले ही बायर और सेलर रिलेटेड हो, अगर प्राइस को इंपैक्ट नहीं होता है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या लेंगे? असेसेबल वैल्यू। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? आगे के रूल 4 to 6 को यूज करना पड़ेगा। रूल 4 बोलता है कि अगर आप रूल 3 का यूज करके वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनको आप ले सकते हो एज अ कंपैरेबल ट्रांजैक्शन। जैसे हमने वहां पे आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रांजैक्शन की बात करी थी, यहां पे भी लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स एक्सपोर्टेड की बात कर रहा है रूल 4। अगर उससे भी डिटरमाइन नहीं हो पा रहा तो रूल 5 यूज कर लेना, जिसमें कॉस्ट बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो उन गुड्स को बनाने में कितना कॉस्ट आया, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करने में, उसके डिजाइन वगैरह पे, और अपना प्रॉफिट ऐड करके वैल्यू निकाल लेना। वो वैल्यू आप ले सकते हो एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए। और वो भी नहीं कर पा रहे हो तो भैया रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द जनरल प्रोविजन, रेजिडुअल केस में आप क्या कर सकते हो? रूल 6 का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया है, XYZ लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएसए बाय शिप, FOB प्राइस ऑफ द गुड्स इज $50,000। ध्यान रखना एक्सपोर्ट के केस में हम क्या लेते हैं? FOB प्राइस लेते हैं 50,000। शिपिंग बिल प्रेजेंटेड ऑन 15th अप्रैल एंड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन 21st अप्रैल।
एक्सचेंज रेट गिवन बाय सीबीएसई ऑन 15th अप्रैल 100 रुपीज, 21st अप्रैल 95, एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल 10%। तो हम एक्सचेंज रेट किस दिन की लेंगे? जिस दिन हमने शिपिंग बिल फाइल किया। कब? 15th अप्रैल। 15th अप्रैल को एक्सचेंज रेट क्या है? 100 रुपीज। तो $50,000 इंटू 100 रुपीज, ये हो जाएगा आपका असेसेबल वैल्यू 50 लाख रुपीज। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें करना है एक्सपोर्ट ड्यूटी 10% एक्सपोर्ट ड्यूटी। ना तो यहां पे कोई एडजस्टमेंट आएगा, ना ही कोई आपका यहां पे एडजस्टमेंट आएगा, ना ही कोई और पंगा आएगा, कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है एक्सपोर्ट के केस में। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये आपका वैल्यूएशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात, ये वैल्यूएशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जनरली आईसीआई 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब आपका 8 से लेके 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा इस चैप्टर का। 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और आप जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, जिस तरीके से मैंने करवाया उस तरीके से कर लेना, कोई क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। तो आपको लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं वापस से आपको हाईलाइट कर देता हूं कि इन बातों का जरूर ध्यान रख लेना, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। मैं आपको बताता हूं, चलिए कौन कौन सा। पहला बात, जब भी आप ड्यूटी कैलकुलेट करोगे, ड्यूटी आप कैलकुलेट करोगे, ये मैंने सारी बातें बताई हुई हैं, जस्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं वापस से। अगर इंपोर्ट है तो आपको बहुत सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी कैलकुलेट करके आना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस आपको क्वेश्चन में बोला हो क्वेश्चन आस्क्ड टू इग्नोर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तब तो आपको कैलकुलेट नहीं करना। क्वेश्चन में लिखा है कि इग्नोर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो नहीं करना, वरना हर केस में आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैलकुलेट करना है 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आता है एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट के केस में सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता। यह बात आपको ध्यान देनी है, पहली बात। दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस का जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि एक बार जब 20% ऑफ एफओबी कंसीडर कर लोगे तो आपको कोई भी एक्चुअल खर्चा लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग का कंसीडर नहीं करना है। ये वाला एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से देख लेना, मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बी केयरफुल फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। थर्ड पॉइंट, राउंड ऑफ की बात आती है। तो राउंड ऑफ मैं सजेस्ट कर देता हूं। देखो, पहली बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भैया नियरेस्ट रुपीज और असेसेबल वैल्यू करना है या ड्यूटी करना है, तो क्वेश्चन के अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करोगे आप? यूज करोगे। उन इंस्ट्रक्शन को क्या करोगे? यूज करोगे। अगर मान लीजिए नहीं दे रखे, नॉट गिवन, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा, तो ऐसे केस में क्या करना, आपका जो असेसेबल वैल्यू आएगा उसको आप राउंड ऑफ कर देना, और उसके बाद जो भी आप ड्यूटी कैलकुलेट करोगे उसे राउंड ऑफ कर देना। इससे असेसेबल वैल्यू से पहले जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो उनको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यह बात ध्यान रख लो, ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, एक्सचेंज रेट। सर हमारे क्वेश्चन में ना क्या आता है, फॉरेन करेंसी आती है, इंडियन रुपीज आता है, तो किस लेवल पे जाके हम उसे कन्वर्ट कर दें इंडियन रुपीज में, क्योंकि फाइनल आंसर तो इंडियन रुपीज में निकालना है। तो सर कब कन्वर्ट करें? क्या स्टार्टिंग में ही कर दें, क्या एंड में करें, कैसे करें? आप बता दो सर, रिकमेंडेड। देखो क्वेश्चन में देख लो, अगर कोई भी एडजस्टमेंट, अगर नो एडजस्टमेंट इन आईएनआर, अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट आईएनआर के रिलेटेड नहीं दी गई है, तो आप क्या करो, असेसेबल वैल्यू निकाल लो। तो आप असेसेबल वैल्यू निकाल लो फॉरेन करेंसी में ही। किसमें? फॉरेन करेंसी में ही। उसके बाद आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। उसके बाद आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो आईएनआर में, ठीक है। अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, अगर कोई आईएनआर की एडजस्टमेंट दे रखी है, मान लो आपको दे रखा है मटीरियल एंड पार्ट्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ 20,000 रुपीज, तो अब ये क्या है, आईएनआर में एडजस्टमेंट दे रखी है। तो जब भी आप ये एडजस्टमेंट करोगे, उस एडजस्टमेंट से पहले आपको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट बिफोर दैट एडजस्टमेंट, कन्वर्ट बिफोर दैट एडजस्टमेंट, ठीक है, ये बात समझ लेना। पांचवा पॉइंट, नोट्स आपको बना के आने हैं, नोट्स आपको बना के आने हैं।
जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो, देखो कौन कौन से मैं आपको बेसिक बता देता हूं। एक तो आप फ्रेट का एडजस्टमेंट करते हो, उसका नोट आपको बना के आना है। सेकंड, आप इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट करते हो, उसका आपको नोट बना के आना है। अगर कोई भी आप ऑप्शनल एडिशंस कर रहे हो, आप कोई भी अगर ऑप्शनल एडिशन कर रहे हो तो उसका नोट बना के आना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं दिया और आप कैलकुलेट करके आ रहे हो तो उसका नोट बनाना है। आप वैल्यू फॉर लेविंग आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी नोट आपको देके आना है। ये सारे नोट आपको देके आने हैं, तब आपको पूरे क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और एक एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आती है सर, शिप डीमरेज। देखो अगर शिप डीमरेज नाम से दिया हुआ है कोई भी एडजस्टमेंट तो हमेशा उसे एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड करके आना है, लेकिन इसको आप डीमरेज के इक्विवेलेंट मत मानना। अगर नॉर्मल डीमरेज दिया हुआ है एट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तो वो अलग चीज है, उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, नॉट इंक्लूड। अगर पोर्ट ऑफ इंपोर्ट पे नॉर्मल डीमरेज दिया हुआ तो नॉट इंक्लूड, लेकिन अगर शिप डीमरेज दिया हुआ है एट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट या को अदर दिया हो, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, हमेशा क्या करना है, इंक्लूड करना है। ये एडजस्टमेंट भी आप ध्यान रख लेना। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और एक बड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है, एक इसको, इस चैप्टर को लेवी एंड एग्जम्पशन, जो आपका एग्जम्पशन चैप्टर मैंने आपको करवाया है उससे रिलेट करके देखना है। कौन सा, एग्जम्पशन चैप्टर से। ठीक है, क्या रिलेट करना है सर, कैसे रिलेट करना है। इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें होगा कि आपने मशीन मंगवाई, उसके बाद आपने उसको रिपेयर करने के लिए अब्रॉड भेज दिया, और अब उसे क्या कर रहे हो, री इंपोर्ट कर रहे हो। तो आपको याद है एग्जम्पशन चैप्टर में हमने पढ़ा था री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में कि भैया अगर कोई गुड्स री इंपोर्ट हो रहा है, पहले इंडिया से गया था वापस री इंपोर्ट हो रहा है, तो हम उसे नॉर्मल इंपोर्ट की तरह ही ट्रीट करके उसके ऊपर क्या लगाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हमने कुछ एग्जम्पशंस पढ़ी थी, कौन सी वाली, उसमें से मैं मेजर बता देता हूं। कौन सी, अगर आपने गुड्स को भेजा है रिपेयर अब्रोड के लिए भेजा है और अब आप उसको क्या कर रहे हो, री इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और आप 3 कंडीशन इसमें पूरी कर रहे हो। कौन कौन सी, समझो। गुड्स जो हैं वो आपके री इंपोर्ट हो गए विदिन 5 ईयर्स, जिसे 2 ईयर से और एक्सटेंड किया जा सकता है। या आपके जो गुड्स एक्सपोर्ट किए गए थे, गुड्स एक्सपोर्टेड और री इंपोर्टेड, जो गुड्स एक्सपोर्ट किए गए थे और वापस मंगवाए गए हैं वो सेम है, दूसरा नहीं है, सेम है। ठीक है, और ओनरशिप मस्ट बी द सेम, और जब गुड्स भेजे गए थे और लाए गए दोनों में ओनरशिप क्या है, दोनों में सेम है। तो ऐसे केस में अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आपको मशीन की फुल वैल्यू पे, यस कंडीशन मेट, अगर ये सारी की सारी कंडीशन मीट हो जाती हैं तो आपको मशीन की फुल वैल्यू के ऊपर ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ऑन, किस पे ऊपर, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर इंक्लूडिंग मटीरियल कॉस्ट प्लस टू एंड फ्रॉम क्या आ जाएगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, आने जाने का फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तो ऐसे केस में आपको फुल वैल्यू ऑफ मशीन पे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से जैसे हमने ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट करी है उस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जो मशीन भेजी थी उसको रिपेयर होने में टाइम लग रहा था, सामने वाले ने आपको नई मशीन भेज दी, तो बॉस उसके ऊपर पूरी वैल्यू के ऊपर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अगर ये तीनों कंडीशन मीट हो गई, आपने 5 साल के अंदर वापस मंगवा ली, सेम मशीन आ गई, ओनरशिप सेम है, तो ऐसे केस में पूरी मशीन का वैल्यू चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप तो सिर्फ जो रिपेयर का कॉस्ट आया है, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, भले आपसे कुछ चार्ज ना किया गया हो, लेकिन फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस आने जाने का जो फ्रेट इंश्योरेंस है उसके ऊपर आपको ड्यूटी पे करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इतनी सी बातें हैं, ये खास बातें आपको ध्यान रखनी है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अभी रिवीजन लेक्चर्स आप देख रहे हो,
या जो क्लासेस भी देख रहे हो, है ना, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फीडबैक है वो प्लीज मुझे जरूर दीजिए। आपका नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा अच्छा करने का। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी आता है तो वो मैं अपने उसको कंसीडर करूंगा कि भाई क्या इंप्रूवमेंट फर्दर की जा सकती है और आपको क्या बेस्ट और प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फीडबैक आप जरूर देना मुझे, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।